Good afternoon. Good afternoon online. नाराज़गी है मुझसे कोई? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही थी। मतलब इतना लो साउंड करते हो, वाई सो? पहली क्लास ही तो होती है दिन की, ऐसा क्यों? मतलब बहुत लो साउंड करते हो। ये मेरी क्लास में ही करते हो ऐसा? नहीं, उनके में भी करते हो? उनमें भी करते हो? हाँ जी। मैं वो तो कह रही, दो तो क्लास होती है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी क्लास में इतना लो साउंड कर रहे हो, ये उनकी क्लास में भी होता है? मैम की क्लास में? मैम की क्लास में भी होता है? तो ऐसा क्यों? राधे राधे ऑनलाइन। चलो, चलो लेट अस स्टार्ट। अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। पेज 265 मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान यहाँ पर देंगे। पूरा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा और अब जो रह गया है वो बहुत बेसिक बातें रह गई हैं चैप्टर में। बेसिक एज सच जितना डिफ़िकल्ट पार्ट था वो आपने पहले कर लिया। आईसीआई जिस सीक्वेंस में चला रहा है, आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा है, फिर ट्रांसमिशन चैनल्स, फिर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्टीट्यूट के हिसाब से पहले ये पता हो बच्चे को, फिर ये पता हो, एंड सो ऑन। आपने पहले ही बातें जो भारी वाली थी वो कर ली हैं। अब जो है चैप्टर में कुछ रहा नहीं है। अब आपका ध्यान यहाँ पर सुनेंगे बात को। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जो है वो आपको लगेगा कि हम कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली अथॉरिटी का नाम आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया uses monetary policy to manage economic fluctuations and achieve price stability, which means that inflation is low and stable. Economic fluctuation से मतलब क्या है? अगर डिप्रेशन है या डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, यानी कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आ गया है या बहुत ज़्यादा इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, तो ऐसे केस में मनी सप्लाई को ज़्यादा या कम करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मेरा आपसे सवाल क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? रेट्स बढ़ना, प्राइजेस बढ़ना या प्राइजेस घटना? प्राइजेस का बढ़ना। मुझे बताओ बेटा, प्राइजेस का बढ़ना यानी कि महंगाई। क्या महंगाई अच्छी बात है? क्यों? आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा? अच्छी बात नहीं है। एक लिमिट में होना चाहिए। क्यों लिमिट में क्यों होना चाहिए? महंगाई तो अच्छी बात नहीं है। अभी अभी आपने बोला, फिर आपने बोला कि एक लिमिट में होना चाहिए। क्या रीज़न है इन दो आंसर्स के? आपने अभी बोला महंगाई नहीं होनी चाहिए, फिर आपने बोला कि एक लिमिट में होनी चाहिए। लिमिट में भी क्यों होनी चाहिए या क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या है इसका जवाब? हाँ जी, प्रोड्यूसर को कुछ आप प्रोड्यूसर को कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए। और आपने क्या बोला? प्रोडक्शन नहीं है इकोनॉमी में, तभी तो बेटा इन्फ्लेशन आया होगा ना। तो सुनेंगे बात को ध्यान से। कुछ डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी। हम जब बोलते हैं ना कि महंगाई अच्छी बात नहीं है बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी सोच रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ सेलर की नहीं सोच के, हम बायर की सोच को सोच रहे हैं कि हम बायर हैं, हमको महंगा प्राइस देना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है। पर अगर आप प्रोड्यूसर हो, आप सेलर हो, आप मुझे बताओ, मेरे दादाजी ने भी 10 रुपये पे चीज़ बेची, मेरे पापा ने भी 10 पे बेची, मैं भी 10 पे बेचूंगी, मेरे बच्चे भी 10 पे बेचेंगे। तो हम नौकरी ना कर ले फिक्स्ड इनकम के लिए? बिजनेस क्यों करेंगे? आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी।
इन्फ्लेशन का कुछ डिग्री, कुछ एक्सटेंट तक इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड है इकोनॉमी में। अगर आप कहोगे कि प्राइजेस बढ़े ही नहीं, प्राइजेस घटते रहें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। प्राइजेस अगर घटते रहेंगे वो भी अच्छी बात नहीं है, प्राइजेस बढ़ते रहेंगे वो भी अच्छी बात नहीं है। प्राइजेस बढ़ने चाहिए, इन्फ्लेशन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारे सेलर को भी तो कुछ प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। अगर वो एक ही रेट पर जिंदगी भर चीजें बेचते रहेंगे तो वो कहेंगे हम बिजनेस रिस्क ले ही क्यों रहे हैं, बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं। ये काम तो एक फिक्स्ड इनकम, तो हर महीने की बंदी बंधाई तनख्वाह तो नौकरी में मिल जाती है, तो हम क्यों ये काम करें। उनको मोटिवेशन बिजनेस करने का नहीं मिलेगा। हाँ, पर इन्फ्लेशन बढ़ना, प्राइजेस बढ़ना, बढ़ने का रेट जो है ना वो स्टेबल होना चाहिए। आज अगर ये चीज, ये कैलकुलेटर मार्केट में 100 रुपए का बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अगर आएगा तो 100 वाली चीज में सीधा 1500 पे बेचूंगी, ये गलत है। 100 रुपए वाली चीज में 102 पे, 104 पे, 5 पे, 10 पे बेचूंगी, ये चल जाएगा। सो जो इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड होता है और इन्फ्लेशन आने का रेट जो है वो क्या होना चाहिए, धीरे 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 आना चाहिए, एक स्टेबल रेट मेंटेन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ना आ जाए और बहुत जल्दी प्राइजेस कम भी अगर हो जाएंगे तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अगर डिप्रेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, प्राइजेस बढ़ ही नहीं रहे तो इकोनॉमी में क्या दिखेगा। जैसे 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, पढ़ेंगे, पूरी केस स्टडी है हमारे कोर्स में। तो जैसे 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ था और उसका इम्पैक्ट हर कंट्री में गया था, वैसे ही डिप्रेशन अगर फिर से आ गया और कंट्रोल आप नहीं कर पाए तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज में भी जाता है। तो इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन का रेट स्लो, इन्फ्लेशन का रेट स्टेबल जो है होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसी को बेटा जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई बिहाइंड फॉर्म्युलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आए, यानी कि इन्फ्लेशन कैसा हो, लो एंड स्टेबल हो और इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। बाकी सब सेकेंडरी उसके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाओगे तो ये वाली बातें भी पूरी हो जाएंगी, वो उसके एड ऑन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्यों बनाई जाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के रेट को स्टेबल रखने के लिए, इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी रखने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। ओके, आगे सुनेंगे। कहते हैं आरबीआई मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी बाय एडजस्टिंग मनी सप्लाई थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। क्या ये लाइन आपको अब समझ में आ गई? तो हम पहले पढ़ते तो मुझे तोड़ तोड़ के चीजें समझानी पड़ती, अब जो भी अक्षर आएंगे वो आपको पता है। तो ये कौन सा वाला टूल इस्तेमाल हो रहा है? OMO का टूल इस्तेमाल हो रहा है। OMO क्वांटिटेटिव था या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव टूल था। पूरी इकोनॉमी के ऊपर मनी सप्लाई कम या ज़्यादा होने का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि हर बार आप यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। ये उन्होंने एक तरीके का एग्जाम्पल दिया है कि OMO करके भी आप मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, क्या बेटा जी आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, मनी सप्लाई को एडजस्ट करवा रहा है, कम ज़्यादा करवा रहा है, इतने सारे हमने टूल्स पढ़े, एक टाइम पे क्या एक ही इंस्ट्रूमेंट की मदद ली जाएगी? क्या एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रूमेंट का हम जो हेल्प लेंगे? अगर मैंने OMO कर दिया तो अब मैं रेपो रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर मैंने RR को कम ज़्यादा कर दिया तो CRR को नहीं कर सकती। हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस अफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म रेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, जो भी आप ये पॉलिसीज बना रहे हो बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी या आपकी फिस्कल पॉलिसीज भी बनाओगे, आप मुझे बता सकते हो इन पॉलिसीज का नेचर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? इन पॉलिसीज का नेचर शॉर्ट टर्म है, पर इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक देखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बात। आप फिस्कल पॉलिसीज
जब आप पढ़ोगे फिस्कल पॉलिसीज वर्ड हम बजट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। क्या बजट बेटा हर साल बनता है, हर साल बजट बनता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए हम बना रहे हैं, पर उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज हो या आपकी फिस्कल पॉलिसीज हो, आपका जो पॉलिसी का नेचर होता है वो शॉर्ट टर्म ही होता है, पर इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। और ये भी आपको पता है, यहाँ पे इन्होंने अक्षर इस्तेमाल किया है इंटरेस्ट रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर टूल कौन सा रहता है? इंटरेस्ट रेट रहता है। कहते हैं जब सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट रेट कोई भी हो सकता है, वो रेपो रेट, CRR, वो सब टाइप्स अलग अलग थे इंटरेस्ट रेट के। अगर बेटा चलो इंटरेस्ट रेट में एग्जाम्पल लेती हूं, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन जो है वो कम हो गया है, तो मुझे बताओ लोन अब ज्यादा दिया जाएगा या कम दिया जाएगा? ज्यादा। मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यानी कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी थी या कॉन्ट्रैक्शनरी? एक्सपेंशनरी थी। ईजनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ईजिंग, यही तो लिखा है आगे। सो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बेसिक्स के थ्रू बता चुकी हूँ, वर्किंग्स के थ्रू बता चुकी हूँ बैंक्स का। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको समझने में। आगे देखिएगा, व्हेन इट रेजेस इंटरेस्ट रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इज टाइटनिंग। और जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा तो इंपैक्ट उल्टा आएगा, लोन लोग नहीं लेंगे, मनी सप्लाई घट जाएगा, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी बन जाएगी, एंटी इन्फ्लेशनरी बन जाएगी, और तीसरा नाम टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब बेटा जी ये जो चैप्टर आपको पढ़ना था ना, 3 स्टेजेस में पढ़ना था, 3 स्टेजेस में ये चैप्टर पढ़ना था। यानी कि सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप मुझे बता सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? बोलो ना। मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है उसका ऑब्जेक्टिव मनी सप्लाई को बढ़ाने का है। अब क्या करेंगे? अब हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म्स चेक करेंगे कि मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो रूट कौन सा फॉलो करूं। सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला चैनल सही रहेगा क्या? यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन FD को चेंज कर देते हैं, या एक्सचेंज रेट वाला सही रहेगा क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के ऊपर लगता है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे ज्यादा हो रही हैं, तो लेट अस टेक हेल्प ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल चैनल टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। यानी कि अब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप अपने ट्रांसमिशन चैनल को एनालाइज करोगे। क्लियर है ये बात? ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विच फोकसेस ऑन द ऑपरेटिंग टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनली मैंने कहा कि मुझे तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कम करना है तभी मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है जी, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन को कम करना है, लोग लोन ज्यादा लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मैंने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल की मदद ली, पर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने कम किया है, हो सकता है ना बेटा RR कम हो गया हो। तभी तो जब कमर्शियल बैंक कह रहा है कि मैं जब अपने फंड्स जो है लेता हूं किससे? RBI से, तो मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका रेट तो कम हो गया है। तो जब मैं कम दे रहा हूं तो मैं अगर आगे इंटरेस्ट ऑन लोन कम भी लूंगा तो चलेगा। ये पूरी चेन ऐसे ही तो चलेगी। मैंने कम जो है RBI को इंटरेस्ट दिया तो आगे से भी मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट जो है वो गिर जाता है। ये हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स की मदद लेना। क्लियर है बात? आगे देखिएगा। ऑनलाइन गिव मी अ थम्स अप कि यहां तक बात समझ में आई है। आगे सुनेंगे फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट पूछता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब हम आगे पढ़ते हैं। RBI Act 1934 in its preamble sets out the objective of the bank। आप लोग लॉ पढ़ चुके हो।
आपको पता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर सेटअप हुआ है तो उसका एक्ट भी बनता है, वैसे ही आरबीआई एक्ट 1934 का। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सारे काम का संभालती थी वो आरबीआई थी। उस टाइम पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने सेटअप किया पूरी इकोनॉमी को संभालने के लिए, वो आरबीआई था। आरबीआई एग्रीकल्चर भी देखता था, आरबीआई मनी मार्केट भी देखता था, आरबीआई कैपिटल मार्केट भी देखता था, आरबीआई इंडस्ट्रीज भी देखता था, आरबीआई टर्शरी सेक्टर भी देखता था, आरबीआई इंश्योरेंस सेक्टर भी देखता था, आरबीआई सब कुछ देखता था, जिसकी वजह से आरबीआई ओवरबर्डन हो गया और आरबीआई की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस गिरती चली गई। वो काम ज़्यादा देख के काम उससे संभल नहीं रहा था और उस टाइम पे ज़रूरत थी कि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं तो हमारी वर्किंग फंक्शनिंग इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लूप होल रह गया, अगर कहीं पे भी हमारी एफिशिएंसी में कमी रह गई तो हमारा पूरा इंडियन स्ट्रक्चर ढांचा जो था वो फिर से ढह जाएगा। और पहले तो इसलिए हम गिरे थे क्योंकि किसी के हम गुलाम बने थे, इस बार तो हम अपनी ही बेवकूफ़ी से गिरा देंगे अपनी इकोनॉमी को। तो हुआ क्या, धीरे 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 आरबीआई से सारे कामों को वापस ले दिया गया। एग्रीकल्चर वाला काम नबार्ड को सौंप दिया गया, कैपिटल मार्केट सेबी के हवाले हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर आईआरडीए के हवाले हो गया। इस तरीके से जितने भी काम थे उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो है फॉर्मेशन हो गया। एंड आरबीआई वाज ओनली लेफ्ट विद मनी मार्केट के ऑपरेशंस। आरबीआई को बोला गया तुम सिर्फ मनी मार्केट को संभालो, तुम सिर्फ मनी सप्लाई को संभालो। तो मेरा आरबीआई एक्ट 1934 में जब बना तो उसने जो है मुझे अपने कुछ क्या बताए, ऑब्जेक्टिव्स बताए कि आरबीआई को सेटअप करने के रीजंस क्या हैं, जिसमें पहला रीज़न क्या है आप मुझे बताएंगे, पढ़िएगा नहीं। नोट्स करेंसी इशू करने की जिम्मेदारी किसकी? ऑब्वियसली आरबीआई की। और सब्सिडरी नोट्स कॉइन्स कौन इशू करेगा? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो जो छुटमुट चिल्लड़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले, लेकिन मेजॉरिटी हमारी करेंसी जो है वो कौन रेगुलेट करता है? हमारे बैंक नोट्स और हमारा रिजर्व्स का काम किसका है? हमारे आरबीआई का है। नाउ व्हाट इज दिस कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया? ये चीज़ भी आज की ही क्लास में मुझे नए चैप्टर में पढ़ाना है, पर क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आया है तो हम आपको उसके लिए भी पहले से तैयार जो है वो करते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, चलो सुनो। तो यहां पर क्या हुआ, आप बच्चा कभी भी कोई भी नई करेंसी अगर इशू करते हो, आप कौन? आप हो आरबीआई। आप अगर कोई भी नई करेंसी इशू करते हो, बेशक आपने खुद इशू की है, पर क्या वो करेंसी आरबीआई के लिए उसका एसेट होगा? वो उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। अब जितनी भी करेंसी आप इशू करोगे, ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको उसको बराबरी के सपोर्टिंग रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं। अगर मुझे आज 10 रुपये भी इशू करने हैं तो 10 रुपये के बराबर के मुझे बैक में सपोर्टिंग रिजर्व्स चाहिए। वो रिजर्व्स कहीं ना कहीं अगेन वही बात है, गोल्ड में होते हैं या आपके फॉरेन करेंसी में होते हैं। आपको पता होगा जब 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई थी, हमारे पास हमारी कंट्री के जो फॉरेक्स था वो सिर्फ 14 दिन का रह गया था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंचेस आ गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। मेरी इकोनॉमी 14 दिन के बाद मैप में दिखना बंद कर देगी, क्योंकि मेरे पास है नहीं, हम फिर से किसी के गुलाम बन जाएंगे या कोई हमें अपने साथ जो है वो मर्ज कर लेगा। तो इंडिपेंडेंट स्टेटस मेरा ख़त्म हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस थे, गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाई थी। उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी की पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जब वो लेकर आए, जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को वेलकम किया और साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज से भी उन्होंने क्या बोला कि प्राइवेट सेक्टर आप जो है थोड़ा थोड़ा ओपन अप किया, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा किया। आप चेक करिएगा बेटा, 1991 से पहले मेरी कंट्री में कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं होता था।
अगर होता भी था तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेती थी, उसको हम नेशनलाइज कर देते थे। आप अगर एक्सिस बैंक की भी बात करो, आप चेक करो आपका एक्सिस बैंक कब आया। लेट अस सी हमारा एक्सिस बैंक इंडिया में कब आया। एक्सिस प्राइवेट बैंक है ना, चेक करते हैं। एक्सिस बैंक केम इनटू बीइंग ऑन, लेट अस चेक कब आया, 1993 में आया। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स आपके ओपन अप हुए, वो जो भी आप चेक कर लेना, आपको दिखेगा 1991 के बाद। टेलीकॉम सेक्टर चेक करो, कोई भी सेक्टर चेक करो, 1991 से पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता था। तो अब हुआ क्या, हमारे पास क्योंकि रिजर्व्स नहीं थे, एलपीजी की पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की हमने इनिशिएट की और हमने बाहर की जो है प्राइवेट कंपनीज को वेलकम करना शुरू किया। अब उससे क्या हुआ, हमने अपने और क्या काम किया, हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया। हमने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करने शुरू किए। पहले क्या होता था, अगर आपको एक्सपोर्ट भी करना है ना तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत हैवी लगती थी। तो मेरा प्रोड्यूसर कहता है कि एक तो मैं गुड्स बाहर भेज रहा हूँ, बाहर तो मैं तब भेजूंगा ना जब एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगते ही प्रोडक्ट दूसरों को महंगा लगने लगता है, वो हमसे मंगवाते नहीं है। सरकार ने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया और बहुत सारी चीज़ों पर कम भी कर दिया। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की बात करी। ये सब बेटा मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, ये सब आपके कोर्स का पार्ट है। तो क्योंकि जहाँ पर लाइन आ रही है मैं आपको रिलेट कर रही हूँ, आगे जब पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट कम हो गया, तो करेंसी आ तो ज़्यादा रही है पर जा कम रही है और धीरे 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 हमारे रिजर्व्स बढ़ने लगे बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। और अब होता क्या है कि अगर आरबीआई को किसी भी समय इशू करनी है करेंसी, वो 1 रुपया भी इशू करेगा तो 1 रुपये के लिए भी उसको रिजर्व्स बदले में करने पड़ेंगे इशू। उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है, क्या, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, कि अगर आप बैंक नोट्स को इशू कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको रिजर्व्स में भी रखना है पैसा इन ऑर्डर टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। आई होप अब आपको ये पूरी लाइन समझ में आई होगी। ये आप, अगर मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करती, आप हो सकता है इन रिजर्व्स को कैश रिजर्व, एसएलआर, उसके साथ आप इसको रिलेट करते। हम उन रिजर्व्स की इस पॉइंट में बात नहीं कर रहे, हम उन रिजर्व्स की बात कर रहे हैं जो हमें सपोर्टिंग में रखने हैं जब हम कोई नई करेंसी इशू करेंगे। क्लियर है ये बात? इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये रिजर्व्स वो नहीं हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं। ओके, आगे सुनेंगे। टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। किसी भी देश में, हम किसी भी देश की बात क्यों करें, हम इंडिया में हैं, हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में हमारी इकोनॉमी में अगर हमें करेंसी को इशू करना है, करेंसी क्रिएटर 2 लोग होते हैं। 2 लोग कौन से करेंसी क्रिएटर होते हैं? एक आपका सेंट्रल बैंक यानी कि एक आपका आरबीआई, और दूसरे बेटा जी मेरे लाल कमर्शियल बैंक्स। मेरा आरबीआई जो पैसा इशू करता है वो हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस के नाम का पैसा इशू करता है, और जो पैसा कमर्शियल बैंक्स के थ्रू क्रिएट होता है वो मैं उसको क्रेडिट मनी का नाम देती हूं, यानी कि ये लोग लोन देकर मार्केट में मनी सप्लाई को इम्पैक्ट डालते हैं। तो किसी भी देश में क्रिएटर्स ऑफ मनी सप्लाई 2 होते हैं। कौन? एक उस कंट्री का सेंट्रल बैंक और एक उस कंट्री के कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं कैसे? क्रेडिट मनी, लोन्स देकर, और मेरा सेंट्रल बैंक तो हाई पावर्ड मनी करेंसी इशू करता ही करता है। अगर इसने 1000 रुपया इशू किया, हमने आपके साथ एग्जाम्पल भी लिया था, तो इसकी बैकग्राउंड क्या स्टोरी होगी? 1000 के बराबर का फॉरेक्स मेंटेन किया होगा। क्लियर है ये बात मेरी? मैं बहुत आपको स्लो पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ को मैं समझा रही हूँ, पूरा फोकस करना। नेक्स्ट चेक करेंगे।
तो यहां पर अब मुझे बताओ, बेशक कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट मनी के नाम का पैसा इशू कर रहे हैं, लेकिन कितना लोन दे पाएंगे, क्रेडिट जनरेट करवा पाएंगे इकोनॉमी में, इसको गाइड कौन करेगा, इसको सुपरवाइज कौन करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? आरबीआई ही तो देगा। तो यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है कि खुद करेंसी जो इशू कर रहा है उसको भी ऑपरेट करेगा, और जो क्रेडिट सिस्टम यानी कि कमर्शियल बैंक्स इशू कर रहे हैं उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस बनाएगा। डन है बात? कैन वी मूव? सुनेंगे आगे। ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। नेक्स्ट आएंगे टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, भाई मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ को आप जो है प्रमोट कर पाओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर पाओगे। यदि कम होगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, डिमांड नहीं हो पाएगी, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो मनी सप्लाई जुडिशियस होना चाहिए, मनी सप्लाई जितना रिक्वायर्ड है उतना ज़रूर होना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रेट पर ग्रो भी कर पाए। टू एंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स। प्रोडक्टिव सेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे? जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे हमारा जहाँ से प्रोडक्शन होती है, जहाँ से मेरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो अगर इन्हीं लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आपको पता है कि किसी भी कंट्री में, मैं फिर भी किसी भी कंट्री की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको अपनी इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेट करना है। हमारी कंट्री में मैक्सिमम मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और अगर आप उसी सेक्टर को महंगे रेटों पे लोन दोगे तो फिर आपका प्राइमरी सेक्टर ही अगर खराब हो जाएगा तो आगे वाले मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर्स भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है फाउंडेशन ले करने वाला सेक्टर जो है वो कौन सा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऐसे ही अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लोन नहीं दोगे, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो जीडीपी बढ़ नहीं पाएगा। तो कोई भी प्रोडक्टिव सेक्टर है उसको सही प्रकार से लोन क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है या नहीं, ये भी काम किसका है देखने का, आरबीआई इसके ऊपर भी चेक जो है वो लगाएगा। टू सस्टेन मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स। आप मुझे बताओ, मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन ज्यादा है तो लोग लोन नहीं लेंगे, यानी कि लोग लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन लिए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो कर दो, आओ पैसा फ्री में बांटो, वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको एनकरेज करनी है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है, इस प्रकार का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अब एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर रेट तो नहीं होता है, इसलिए एक मॉडरेट, एक मीडियम रेट होना चाहिए, न बहुत कम हो न बहुत ज़्यादा हो, ना एनकरेज बहुत ज़्यादा हो जाए और ना ही डिस्करेज बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर भी एक बैलेंस आपको मेंटेन करना है कि कितना इंटरेस्ट आपको रेट रखना है ताकि इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स जो है वो प्रमोट हो जाए। नेक्स्ट, टू क्रिएट एन एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कौन से ऑपरेशन की बात हो रही है? अगेन बेटा ओएमओ की बात हो रही है, यानी कि ओएमओ में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो भी करना किसका ऑब्जेक्टिव है? आरबीआई का है। क्लियर है ये सारे? श्योर हो? पक्का? तो हमने ये वाला चैप्टर तीन जो है स्टेजेस में पढ़ना था। पहला ऑब्जेक्टिव्स, ये निपटा दिए। दूसरा ट्रांसमिशन चैनल्स, ये हम कर चुके हैं। और तीसरा पार्ट था इस चैप्टर का ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, ऑन पेज नंबर 270, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। ध्यान देंगे, सुनिएगा। अब यहां पर क्या है, ध्यान देंगे। आपको मैंने बोला ना बेटा कि इन्फ्लेशन जो है ना वो स्टेबल होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन स्टेबल होना चाहिए, ये कितना रेट होना चाहिए ये मैं आपसे जानना चाहती हूं। कोई एक पर्टिकुलर, क्या कोई परसेंटेज भी है कि इतना अगर होगा ना तो हम बोलेंगे स्टेबल है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे स्टेबल नहीं है, इससे कम होगा तो हम बोलेंगे स्टेबल नहीं है, बस एक ये रेट है। तो सुनेंगे मेरे लाल, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है ना बेटा, वो है 4% की। लिखना नहीं है, बुक में लिखा है। जो बुक में लिखा है आपको पता है, पहले वो मैं समझाती हूँ सो दैट बाद में हमारे लिए आसान हो जाए। एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक। तो हमारा जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है किसका?
इन्फ्लेशन का वो 4% का होता है। 4% डॉट तो पॉसिबल नहीं है कि 4% तो मतलब 4% ही, 4.1 नहीं हो सकता, 3.9 नहीं हो सकता। 4 मैक्स टू मैक्स 6 तक चला जाए और कम से कम 2 तक चला जाए, ये लिमिट है। 4 रहना चाहिए, इसमें +-2 चलता रहता है, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। समझ में आई मेरी बात? ये चैप्टर करने के बाद ना मैं आपके साथ ना शेयर करूंगी इस बार के एमटीपी के सवाल इसी चैप्टर से रिलेटेड, और मुझे बताना आपकी तैयारी कहाँ पर है। मैं आपसे जानूंगी, मैंने अभी आपको सवाल नहीं बताए, मैंने आपको ये नहीं बोला ये क्वेश्चंस हैं एमटीपी के हैं, घर से ट्राई करके आना कि आप लोग बुक पलट के आंसर देखोगे। मैं अभी आपको कॉन्फिडेंस दिलवाऊंगी, एक बार मुझे ये टॉपिक करने दीजिए। सुनिएगा दोस्त, आरबीआई एक्ट 1934 का हमने अमेंड किया 2016 में। जून 2016, 27 जून 2016 में हम आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आते हैं। क्या अमेंडमेंट लेकर आते हैं? फॉर गिविंग स्टैट्यूटरी बैकिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एंड फॉर सेटिंग अप अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। हम 27 जून 2016 में हम आरबीआई एक्ट को अमेंड करते हैं, और उसके तहत हम क्या अमेंडमेंट लाते हैं कि हम अब से एक कमिटी बनाएंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होगी। एक कमिटी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को डील करेगी, कैसे बनती है, कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, ये सारी बातें वो कमिटी जो है वो हैंडल करेगी। जितनी भी बातें, भाई कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, सीआरआर कम करना है बढ़ाना है, आरआर कम करना है बढ़ाना है, तो कितना से करना है, ये काम एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो रोल निभाएगी। ठीक है, साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक एग्रीमेंट भी हम करेंगे कि हाँ भाई ये वाली काम, ये मतलब एक रिटन तौर से एक तरीके से हम उसको मेंशन करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये जो बेटा अग्रीमेंट है किसके बीच का एग्रीमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का। दोनों सरकारें हैं, दोनों ही मतलब सरकार ही है, आरबीआई भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, तो आपस में इनका खेल चल रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। ये सवाल क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये अग्रीमेंट किसके बीच में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग, आरबीआई एंड नीति आयोग। ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शंस वो आपके सामने बना के रख देगा। एक ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन। तो इन सब नाम के साथ वो खेल खाल लेगा और आपको ऑप्शंस बनाकर दे देगा। तो मेरे पास जो ये एग्रीमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में बना है। और इस अग्रीमेंट में लिखित रूप से क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम इन्फ्लेशन टॉलरेबल लिमिट लिखी हुई है, और इसी लिमिट को अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएगी। समझ में आई मेरी बात? इस अग्रीमेंट में क्या लिखा है? इन्फ्लेशन कितना एक्सेप्टेबल है, और उसके हिसाब से अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पॉलिसीज फ्रेम करेगी। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज बनाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कम बढ़ाएगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी मनी सप्लाई को कम करने के लिए। तो ये काम एमपीसी का रहेगा। वो प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन जो टारगेट है हमारा उसको अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाएगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? सुनेंगे तो एक्सपर्ट कमेटी अंडर उर्जित पटेल, आपको कभी पता हो, नाम ये सुना हो, पहले आरबीआई के गवर्नर जो थे वो उर्जित पटेल थे। ठीक है, तो ये बात कब की है? 2014 की बात है। सुनिएगा आगे। The expert committee under Urjit Patel to revise the monetary policy framework in its report in January 2014 suggested that RBI abandon the multiple indicator approach। तो ये काम 2016 में हुआ है ना, पर उर्जित पटेल ने 2014 में, भाई किसी ने कुछ सजेस्ट किया होगा तभी तो कुछ अमेंडमेंट आई होगी ना। तो उससे पहले 2 साल पहले 2014 में उर्जित पटेल
हमारी मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई के गवर्नर जो थे उन्होंने ये बात बोली थी कि देखो आप जो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हो ना उसके लिए आप मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच अपनाते हो ना। व्हाट इज दिस मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच? ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। यानी कि बहुत सारे मल्टीपल, देयर आर मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स जो आपको हिंट देते हैं इन्फ्लेशन कितना है और हमें कितना रखना है। पर वो कौन से इंडिकेटर्स हैं वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ना ही हमारे को इंस्टीट्यूट ने वो बता रखे हैं। तो बस एक नाम आपको पता होना चाहिए कि पहले इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच होती थी, पर अमेंडमेंट आने के बाद 2016 में हम MPFA के हिसाब से काम करते हैं। बस दैट्स इट, इससे बढ़ के कुछ नहीं। एंड मेक द इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फ्लेशन को लो एंड स्टेबल रखना। Inflation target is to be set by Government of India in consultation with RBI in every 5 years. तो हर 5 सालों के लिए ये इन्फ्लेशन का जो है रेट तय किया जाता है। कैसे तय किया जाता है, अब उस प्रोसीजर की हम बात करते हैं। कल या परसों किसी ने ऑनलाइन से मुझे पूछा भी था कि मैम इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, हमें कैसे पता चल रहा है कि हम ज़्यादा हो गया है, हमें कैसे पता चल रहा है कि कम हो गया है। इस रेट को हम जो है चेक करते हैं। आई विल शेयर विद यू एक रिपोर्ट, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इशू हुई हुई ये एक रिपोर्ट है जिसमें इन्फ्लेशन टारगेट की बात हुई हुई है। मैं लेकर नहीं आई हूँ, पर मैं एक बार घर पे जाके सर्च करूँगी, आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँगी, आप उसको पढ़िएगा। अब धीरे धीरे मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की जो है हेडिंग्स पढ़वाऊँगी, धीरे धीरे मैं आपको जो है लाइव क्लिपिंग्स दिखाऊँगी, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दिखाऊँगी, मैं आपके साथ एक टॉपिक में राघव चड्ढा की वीडियो शेयर करूँगी, मैं आपके साथ एक टॉपिक में निर्मला सीतारमन की वीडियो शेयर करूँगी। आपको प्रैक्टिकली आई ट्राई कि आप समझ पाएं इकोनॉमी वैसे ही काम कर रही है जो हम किताबी बातें पढ़ रहे हैं। तो सुनेंगे आगे। तो अमेंडेड आरबीआई एक्ट 2016 में अभी आपने देखा कि अमेंडमेंट आई थी, प्रोवाइड्स फॉर स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। कह रहे हैं ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे हुआ भाई? 4% तो अच्छा है, पर 4 नहीं तो मैक्स टू मैक्स 6, कम से कम 2। अगर ये फिक्स्ड हमारा इन्फ्लेशन टारगेट होता तो सिर्फ 4% होता। अगर हम इनको अपर और लोअर टॉलरेंस लिमिट दे रहे हैं यानी कि फ्लेक्सिबल हम रेट टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबल है या फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम फ्रेमवर्क अपनाते हैं। आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4% CPI इट इज नथिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर्स ऑन एन एवरेज कितना वेटेड एवरेज होता है, कितना हम प्राइस पे कर रहे हैं, वही इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का जो रेट नोटिफाइड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज 4%। और अभी अभी आपने देखा बेटा कितने सालों के लिए ये रेट बनता है? एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद फिर से रिव्यू करेंगे और फिर से देखेंगे कि उस समय के हिसाब से कितना रेट होना चाहिए। तो अभी जो हमारे पास डेटा दिया है वो 2016 से 2021, क्योंकि आपको पता है 16 में अमेंडमेंट आई तो तभी से हमने इन्फ्लेशन, पहले तो मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच होती थी, पर 2016 की अमेंडमेंट में हम यही लेकर आए कि एक हमको रेट बताओ कि इसके आसपास होना चाहिए। तो 2016 5 अगस्त से लेके 5 साल आप कैलकुलेट करो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो क्या 2021 बनता है। इतने टाइम पीरियड के लिए 4% का रेट एक्सेप्टेबल है इन्फ्लेशन का। मैक्स टू मैक्स अपर टॉलरेंस 6% पे जा सकता है, लोअर टॉलरेंस कम से कम 2% पर आ सकता है। पर अब आप मेरे दोस्त मुझे सोचिएगा और बताइएगा, आप एग्जाम में पास हो गए या फेल हो गए, ये चीज़ क्या आप सीधा अपने में चेक करोगे जब फाइनल एग्जाम्स देने जाओगे फाउंडेशन के, तभी चेक करोगे, या अपनी प्रोग्रेस को आप अभी टेस्ट दे दे के चेक करते रहोगे, अभी चेक करते रहोगे? तो बेशक आपका टारगेट जो है वो 5 साल के लिए सेट हो गया है, पर हम उस टारगेट के आसपास भटक रहे हैं, मंडरा रहे हैं या नहीं भटक रहे हैं, ये काम हर 6 महीने में चेकिंग होती है। तो आरबीआई के लिए मैंडेटरी है क्या कि वो पब्लिश करेगा एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में,
और उस रिपोर्ट में वो क्या बताएगा, इन्फ्लेशन किन किन वजहों से आया और आगे 6 से 18 महीनों तक में इन्फ्लेशन की कितनी उम्मीद है। समझ रहे हो, हर 5 साल के लिए इन्फ्लेशन सेट किया जाएगा टारगेट। अब हम उस इन्फ्लेशन रेट के आसपास हैं या नहीं, हर 6 महीने में फीडबैक ऑब्टेन किया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट बनाई जाएगी। उस रिपोर्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि इन्फ्लेशन अगर आ रहा है तो किन किन वजहों से आ रहा है, और क्या देखेंगे आगे आने वाले 6 से 18 महीने, 6 से महीने से 1.5 साल तक में इतनी उम्मीद है इन्फ्लेशन रेट हो सकता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा ना कि अगर आपको लग रहा है कि हम अगले 6 से 18 महीनों में हम 6 नहीं हम तो 7 पे जाने वाले हैं, तो आप पहले से ही काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी आपका फोरकास्ट है तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि अगले 6 से 18 महीनों में मेरा इन्फ्लेशन रेट 1% पे आ जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा है डिफ्लेशन आने की उम्मीद है, तो पहले से यू विल ट्राई टू मेक पॉलिसीज जो आपके मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए हम टाइमली बेसिस पे फीडबैक लेते रहते हैं, और वो टाइमली बेसिस कितना है, 6 महीने में हम ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। हम कौन, आरबीआई पब्लिश करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंडेटरी रिपोर्ट उसको ये पब्लिश करनी ही पड़ेगी। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ये वाली रिपोर्ट्स जो हैं खुद भी पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। कहां पर दिखती है, लेट अस चेक। मैं सिर्फ आपको वो दिखा देती हूं कि कहां पर आपको मिलेगी, मैं पढ़वाऊंगी तो नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं। आप ये देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रेस रिलीज, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ से जो है सारी बातें पता चल जाती हैं। और अगर आपको पता करना हो तो आपको यहाँ से भी मिलेंगी पब्लिकेशन, एनुअल, हाफ ईयरली, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपको मिल जाती हैं। क्लियर है ये बात। ये आपका छोटा सा जो है, छोटा सा ही है, बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्या है आपका आरबीआई की जो है ये वेबसाइट है। ठीक है जी, अपडेट हो गया है ये। पहले यहाँ पर इसी में ही जो है ये देखो सेक्शंस अपडेटेड टुडे, यहीं पर आपको एक एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है यहाँ पर एक टैब होता था, अब जो क्योंकि नहीं है, ये डेली बेस पे जो है वो अपडेट होता रहता है। अपडेटेड टुडे में आप चेक करोगे, यहाँ पर भी आपको रिलीज, डेटा रिलीजेस, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मनी मार्केट ऑपरेशंस, ये ओएमओ की भी बात हो सकती है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी। मनी इन सर्कुलेशन बेटा टॉपिक है, आज ही की क्लास में हम आपके साथ शेयर करेंगे। डेटा ऑन मनी सप्लाई मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया, और आगे इन डेप्थ में आज की क्लास में फिर से नए चैप्टर में हम देखेंगे, चेक करेंगे। आगे आइएगा, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। आपको क्या लगता है कि सरकार हर काम में उसको सक्सेस मिलता होगा? सरकार भी तो फेल हो सकती है। सरकार का फेलियर किसको कहें? जब सरकार 2 से 6% के बीच में भटक रही है, ये उसका फेलियर है, या 2 से कम या 6 से ज़्यादा पे भटक रही है, कम और ज़्यादा पे, लोअर देन 2 एंड ग्रेटर देन 6, तब हम बोलेंगे सरकार जो है वो फेल हो गई है। यानी कि अपर टॉलरेंस लिमिट जो कि 6% है उससे ज़्यादा आ गया इन्फ्लेशन, या फिर लोअर टॉलरेंस लिमिट जो कि 2% है उससे कम चला गया है, सरकार फेल हो गई है। क्या आपको आसान लगा? हाँ, ये मैं चाहती तो बड़ा बेसिक से पॉइंट से आपको खुद भी रीड करने के लिए बोल सकती थी, पर हम क्लास में एक एक चीज़ जो है वो करेंगे। और मैं आपसे फिर से वही बात है, आपको एक सजेशन ही दे सकती हूँ, आप कितना मानते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। साथ में पढ़ना शुरू कर लो, साथ में बुक्स की रीडिंग कर लो, बाद में बेटा टाइम नहीं मिलेगा। हंसी मजाक में क्लास में निकाल दूंगी, मज़ा बहुत आएगा आपको मेरे साथ, एग्ज़ाम के लायक नहीं बचोगे। तो प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ना देखो एक ना टाइम होता है, जैसे आप लोगों का जो बैच स्टार्ट होता है ना वो बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले वाला होता है, और जो बाकी दूसरे बैचेस होते हैं ना उनको अभी जैसे जिनका जैन में एग्ज़ाम है उनको तो मैंने 1 जुलाई से पढ़ाना शुरू कर दिया था, 15 जून 1 जुलाई के आसपास, तो वी हैड इनफ टाइम।
तो वहाँ पे आप बातें भी ज़्यादा कर सकते हो, वहाँ पे हम गाने भी गा लेते हैं, वहाँ पे हम जो है बहुत सारी चीज़ें करने का हमारे पास स्कोप होता है सिंस वी हैव टाइम। पर आपके केस में आपका बैच ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले जाके ख़त्म होगा, मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल पहले नहीं, हाँ आपको टाइम अच्छा खासा मिलेगा, पर उतना स्कोप नहीं है कि हम डिले कर दें, हम क्लास को अननेसेसरी में बातों में नहीं लगा दूँ या मैं बहुत ज़्यादा फ़न लविंग क्लास को बना दूँ। हाँ, जहाँ पर रिक्वायर्ड है हंसी मजाक में आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, पर ये टॉपिक खुद में ही इतने इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ द ट्रैक जाके हमें क्लास को डिस्टर्ब जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। अब सुनेंगे ध्यान से बेटा, ये वाला टॉपिक क्या है, कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, बताना मैम। बताओ जी। The average inflation is more than upper tolerance level of the inflation target for any 3 consecutive quarters। एक क्वार्टर कितने महीनों का होता है? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। अगर आपको ये उम्मीद है कि लगातार 3 क्वार्टर्स यानी कि 9 मंथ्स हो गए, करेक्ट है, लगातार अगर 9 महीनों के लिए 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन जा रहा है या लगातार 9 महीनों के लिए 2% से कम जा रहा है, तो हम सरकार को फेल बोलेंगे, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी उसने सही से नहीं बनाई है। क्लियर है ये बात? ओके, अब ठीक है हरसिद्धि, चलिएगा एक बार आ जाएंगे, एक टॉपिक है आपकी बुक में क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, बट दोज टॉपिक्स आर नॉट कवर्ड इन आवर कोर्स ऑन पेज नंबर 285, टॉपिक्स नॉट गिवन इन सिलेबस बट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो ये टॉपिक्स ऑब्वियसली आपके पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को डील करते हैं, चैप्टर 8, 9 एंड 10 को डील करते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं आपके साथ ये लास्ट वाला पॉइंट अभी शेयर करूंगी, फिर जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे उनसे रिलेटेड मैं शेयर करती रहूंगी। तो पढ़ेंगे सुनेंगे। कहते हैं एमपीसी जो है वो 6 मेंबर्स उसके अंदर होते हैं, 6 लोगों का पैनल। मुझसे पूछो क्या हुआ, कोई डाउट है? पक्का? देखो कुछ भी डाउट है ना मुझसे पूछो, आप लोग आपस में बात करोगे ना तो फिर वही डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। आप मुझसे पूछो, यू पीपल हैव ऑल द राइट्स टू आस्क एनी डाउट। सुनेंगे ध्यान से आगे। एमपीसी इज अ 6 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, इन 6 लोगों में कौन कौन होंगे? आरबीआई का गवर्नर होगा, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होगा, एक ऑफिशियल होगा जो कि आरबीआई का बोर्ड खुद नॉमिनेट करेगा, और 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। वो 6 में कौन कौन होगा? ऑब्वियसली गवर्नर, डिप्टी गवर्नर 2 लोग हो गए, उसके बाद आपका एक बंदा जो आरबीआई बोर्ड खुद नॉमिनेट करेगा, बचे हुए 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होंगे और वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये लोग क्या कोई भी अरे गहरे होंगे? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तो समझ में आता है, पर ये 3 लोग या एक लोग जो आरबीआई खुद अपॉइंट कर रहे हैं, कि ये अरे गहरे कोई भी होंगे? ये अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट होते हैं, उस फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जो आपके एक्चुरियल डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि दे आर एबल, इंटीग्रिटी है एंड दे हैव रिलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसी कोई भी नहीं बनता है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू नीड टू बी कॉल्ड एज अ फिट मेंबर इस कमिटी के लिए। आगे, एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट, अब आगे सुनेंगे, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में 4 बार बैठक मीटिंग बुलाना जरूरी होता है। एक साल में 4 बार, 4 टाइम्स अ ईयर एटलीस्ट है। ज्यादा तुम्हारा मन करे रोज बैठो मीटिंग बुलाओ, चाय पानी पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 4 बार एक साल में एमपीसी की मीटिंग बुलाना जरूरी होता है। और जो भी उसके डिसीजंस होंगे हर मीटिंग के कंक्लूजन के बाद दे हैव टू बी पब्लिश्ड। आपने अभी मैंने एक टैब दिखाया था जिसमें डेटा रिलीज था, जिसमें लिखा था ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली। उनके अंदर आप जब सर्च करोगे आपको एमपीसी की इन रिपोर्ट्स के बारे में भी पता चलेगा। तो अगर ये ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा काम है, कोई कोर्स का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी चीज़ों की होनी चाहिए। पढ़ने का मन करे पढ़ना, नहीं पढ़ना तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एनी हाउ
इट ऑल्सो डिटरमाइंस पॉलिसी रेट्स रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। तो मीटिंग में बैठ के क्या गप्पे तो मारेंगे नहीं, हाँ थोड़ी बहुत गप्पे भी मारेंगे, लेकिन साथ में जो काम है उनका इन्फ्लेशन रेट को टारगेट कितना होना चाहिए उसके बारे में मेजर डिस्कशन रहता है। नेक्स्ट लाइन को प्लीज आप हाईलाइट करेंगे, यहां से इंस्टीट्यूट पूछता है द फिक्सिंग ऑफ बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। डिड आई टेल यू सभी रेटों का रेट इज दी रेपो रेट, और आज का पॉलिसी रेट इज दी अगेन रेपो रेट। तो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इट इज नॉट द बैंक रेट। अब के लिए कौन सा वो रेट होता है, रेपो रेट होता है। और रेपो रेट कितना होना चाहिए वो हम कैसे उस डिसीजन पर आते हैं, हमें चाहिए मेजॉरिटी वोट। डिबेट होगा, डिबेट का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं, डिस्कशंस होंगी। मेजॉरिटी वोट बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ऑप्शंस कैसे बनते हैं, मेजॉरिटी का ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग बोल देते हैं कि मेजॉरिटी इनको नहीं मिली है वोट्स की, तो भी क्या जो रेट आया है बाय द माइनॉरिटी वो वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे, मेजॉरिटी वोट चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ आता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की जगह आपको लिख के दे देंगे बैंकर्स, एक्सपर्ट्स की जगह आपको लिख कर दे देंगे इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स की जगह आपको लिख के दे देंगे गवर्नर ओनली। ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, एक्सपर्ट्स का पैनल, और ये एक्सपर्ट इन्हीं लोगों की बात हो रही है। क्लियर है ये बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट यहां से पूछता है, यही वो पॉइंट है जिससे वो पूछता है, जिसकी वजह से मैंने ये पूरी कहानी आप तक पहुंचाई है। डन है ये बात। अब जरा दोस्त हम क्या करेंगे, हम एडिशनल क्वेश्चंस कितने हैं इसके 31। सो व्हाट इज माय वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस, टुमारो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 to 10, नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एंड सो ऑन। रीजन क्या है उसका, नया चैप्टर करेंगे, पुराने चैप्टर का रिवीजन क्वेश्चंस करके साथ साथ उसका रिवीजन होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ये चैप्टर खत्म हो गया तो बस अब खत्म हो गया, तो आपके पास भी अच्छा खासा टाइम जो है वो रहेगा। आप घर पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप करके लाइए, कुछ तो हो भी चुके हैं। सो 1 to 10 आई विल डिस्कस टुमारो, नया चैप्टर साथ में करते रहेंगे, पुराने एडिशनल क्वेश्चंस हम रिवाइज करते रहेंगे, तो चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। पर ये वाले क्वेश्चंस ये हम चैप्टर के साथ ही निपटाएंगे। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ऑन पेज नंबर 274। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑनलाइन। आई होप आई एम क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। पेज नंबर 274 पर आप आ जाएंगे, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, जल्दी से इनको करेंगे एंड देन अगेन आई विल शेयर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विद यू, यूनिट 9 का। और अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही चैप्टर 8, 9 और 10 हो जाएगा, तीनों चैप्टर्स का जो भी संडे उसके बाद का रहेगा मैं टेस्ट अनाउंस कर दूंगी। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए, लेट अस से जब खत्म हुआ उस दिन मंडे था, तो उसके बाद जो संडे आएगा यूनिट 8, 9 और 10 तीनों का मैं टेस्ट अनाउंस कर दूंगी। यही रहता है मेरे साथ, एक एक ब्लॉक पूरा जब खत्म हो जाता है उसके बाद जैसे ही संडे आता है हम टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, मेरे साथ में रहोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आंसर करने का ट्राई करेंगे प्लीज, क्या आंसर देंगे आप इसका। डी, रेगुलेट अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। किसी को कोई डाउट आया हो, समस्या आई हो? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, मेन यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो कौन सा रहेगा दोस्त, बी पॉइंट। क्या आपको मुझे सच्ची सच्ची बताना, मैं ये बातें इसलिए नहीं पूछती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा उस जवाब से जो आप अभी देने वाले हो। ये जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ और उसका जो आंसर आपकी तरफ से आएगा ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपने 2 सवाल अभी अभी मेरे साथ किए, मुझे सच्ची सच्ची ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, पेज किसने किसने पलट के आंसर दिए कि एक बार देख लेता हूँ क्या आंसर था। डिड यू टर्न द पेजेस, डिड यू फ्लिप द पेजेस? नहीं। तो अगर मैं एक चैप्टर पे 4 दिन लगा रही हूँ तो उसका ये फायदा आपको मिलना चाहिए। अगर आपको मेरे बोलने के बाद भी ऐसे पन्ने पलटने पड़ रहे हैं तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है।
तो चीज़ों को इस तरीके से चलाएं कि मेरी बात को सुने और आंसर्स आपके आते रहें। आप थर्ड क्वेश्चन करना शुरू करें। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रेफर्स टू, जल्दी से, सी ऑप्शन, प्रोसेस और चैनल्स थ्रू विच evolution of monetary aggregates affect the level of product and prices. Coming on to question number 6. Which of the following statement is correct? आराम से पढ़ो, मुझे बताओ। Governor of RBI in consultation with Ministry of Finance decides, क्या हमारा पॉलिसी रेट, बोलो तो पॉलिसी रेट कौन सा होता है? रेपो रेट। ये रेपो रेट का डिसीजन आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ लेता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लेता है, तो ये गलत हो गया। CRR हैज टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक एज कैश विद RBI, पर SLR requires holding of approved assets by the bank itself. करेक्ट है, पक्का। और सी ऑप्शन, when repo rate increases, रेपो रेट बढ़ गया। अब बताओ, कमर्शियल बैंक का खर्चा ज्यादा होगा अब से, है ना, तो उसके पास लोनेबल फंड्स क्या रहेंगे? कम रहेंगे, लोन कम देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं इट मीन्स बैंक्स कैन बोरो मनी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप मुझे बताइएगा, रेपो रेट इंक्रीज हो गया है, मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई को आप बढ़ाना चाहते हो, OMO में क्या करोगे? बाय करोगे या सेल करोगे? बाय करोगे या सेल करोगे? बाय करोगे, उनको पैसा दे दोगे। अच्छा, बैंक्स कैन नाउ बोरो मनी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ? सोचो, ये दो अलग स्टेटमेंट्स है जिनको उन्होंने कंबाइन कर दिया। क्या रेपो रेट के कम ज्यादा होने से OMO होता है? ये तो दो अलग चीजें हैं, समझ रहे हो? ये किसी ना किसी का डाउट आया होगा कि भाई बोरो करना, पैसा आप बोरो कर रहे हो, बोरो मतलब लोगों से ले रहे हो, तो यानी कि आप उनको अपने सेल कर रहे हो, यही मतलब हुआ। सोचो ना बेटा, आई वॉन्ट यू पीपल, किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओ। बैंक्स कैन नाउ बोरो मनी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पहली बात तो ये दो अलग स्टेटमेंट्स है, दो अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। और सबसे प्यारी बात इस स्टेटमेंट की क्या है बेटा? RBI OMO करता है या बैंक्स OMO करते हैं? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। अगर बैंक्स लिखा है यानी कि वो कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा है, वो तो OMO करते ही नहीं है। इनकरेक्ट है। तो पहले वाला रीजन समझ में आया, वो भी सही था। अगर ये रीजन समझ में आ रहा है, वो भी सही है। आंसर इनकरेक्ट ही है ये स्टेटमेंट। तो इसका आंसर जो आपने मुझे बताया था वो बी है। ऑब्वियसली आंसर आपको पता चल गया था, बट बाकी गलत क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। क्वेश्चन 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे देखिएगा। 5 डन था ना? हाँ, ओके। 7th करिएगा बेटा। RBI प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू कमर्शियल बैंक। रेपो रिवर्स रेपो किसके पार्ट्स हैं? LAF के, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। देखा क्या इसका आंसर पीछे? नहीं देखा, वेरी गुड। 11th पर आइएगा। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इज ऑन मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट। आगे आइएगा, 13th क्वेश्चन करेंगे। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। RBI एक्ट 1934 को अमेंड किया था इस डेट पर फॉर गिविंग स्टैट्यूटरी बैकिंग कि हम MPFA बनाएंगे और MPC बनाएंगे। तो अभी पढ़ा, करेक्ट या इनकरेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। MPC shall determine policy rate through debate and majority vote by panel of experts required to achieve inflation target. Did I tell you कि यहीं से सवाल आता है? क्या ये भी ट्रू है? अब ये लाइन देखो, उन्होंने आगे नहीं बता रखी है,
पर इंस्टीट्यूट ने पेपर में पूछी थी, बच्चे को पता ही नहीं है सेकंड पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। अब अगर ऑलरेडी बच्चा प्रिपेयर्ड है, इसीलिए मैंने आपको ना वो वाला टॉपिक, देखो मैं चाहती जहां मेरे पास एमपीसी का आगे कंटेंट है, मैं वहां पे भी तो वो पॉइंट ऐड ऑन कर सकती थी, मैंने नहीं किया। ओनली टू लेट यू पीपल नो कि आपकी सोच के परे इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है। और आजकल जो आपको पता होंगे इंटर और फाइनल के पेपर चल रहे हैं, मैं नहीं जानती कि आप लोग फीडबैक लेते हो या नहीं, बट बीइंग फैकल्टी हमको, मैं जो है थोड़ा सा चेक वेक करती रहती हूँ। इंस्टीट्यूट के पेपर्स लॉजिकल बन रहे हैं, आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। आपने सोचा कि इकोनॉमिक्स में मैम ने लिखा है आगे जहाँ पे वेटेज दे रखी है इंडेक्स में, और क्लास में भी बोला है कि इंडियन इकोनॉमी 10 नंबर का है, तो एक काम करते हैं 40 नंबर बनाने के लिए ना 10 नंबर में एक ही चैप्टर कर लेते हैं पहले तो वो, क्योंकि बाकियों में 10 नंबर लेने के लिए 3 4 5 चैप्टर्स करने पड़ रहे हैं, वहां पे एक चैप्टर से ही 10 नंबर खींच लेंगे। सिलेक्टिव स्टडी मेरे साथ आप नहीं करोगे। अगर मुझे सिलेक्टिव स्टडी करानी हो तो मैं काहे को एक एक अक्षर, बच्चा चेक करो, एक चैप्टर मैंने आपके साथ किया है और एक एक वर्ड मैंने आपको पढ़वाया है, एक एक वर्ड, लाइन तो छोड़ो, मैं वर्ड्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपकी सोच से परे पेपर बनाता है। ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीए। वो नहीं सोचता आपकी, उसको बनाना है पेपर, वो 10% सवाल, 10 सवाल ऐसे होंगे जो परे होंगे, वो उन्हीं के लिए होंगे जिन्होंने लॉजिक समझे होंगे, जो रीजनिंग करना जानते हैं। सुनिएगा आगे, तो ये भी करेक्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शेल डिटरमाइन पॉलिसी थ्रू कंसेंसस। क्या कंसेंसस था? वर्ड वाज डिबेट। आप देख रहे हो कैसे वर्ड्स बदल देता है। इट वाज नॉट कंसेंसस, इट वाज डिबेट। आगे, और वो भी किससे? सिर्फ गवर्नर ऑफ आरबीआई से। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। एमपीसी शेल डिटरमाइन पॉलिसी रेट थ्रू डिबेट एंड मेजॉरिटी ऑफ बाय पैनल ऑफ बैंकर्स। इट वाज पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, तो ये भी गलत है। क्लियर है? चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। मुझे आपके साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड एमटीपी के क्वेश्चंस आपको दिखाने हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे उसके आंसर्स करेंगे। मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने दिखा रही हूं। ये अभी जो जनवरी 2026 में बच्चे, आपके दोस्त जो आपको छोड़कर चले गए हैं एग्जाम देने, उन्हीं के लिए ये अटेम्प्ट के लिए एमटीपी रिलीज हुआ है। उनको हम हितेश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में नहीं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल एमपीसी के ऊपर वाले पॉइंट में मेंशन्ड है, मैं बाद में करवाऊंगी। करेंगे बेटा 55 क्वेश्चन। In order to influence spending on goods and services in the short run, dash is directed at directly influencing interest rate. Monetary policy. यही किया है ना आपने भी, यही है ना आपकी बुक में भी, ऑलरेडी आपकी बुक में मैंने डाले हुए हैं सवाल। चलो आगे चेक करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक आसान आ गया होगा, ऐसा थोड़ी ना सारे आ जाएंगे, आसान थोड़ी ना है, आप कर पाओगे इसलिए आसान है। चलो सुनो आगे। बाकी भी हम करेंगे, पर अभी क्योंकि एक ही चैप्टर आपके साथ किया है तो मैं वही क्वेश्चंस ढूंढ रही हूं। करेंगे बेटा 90th क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आइएगा। क्वेश्चन 90 देखेंगे। विच टूल इज यूज टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी बाय आरबीआई। लिक्विडिटी आरबीआई कम करना चाह रहा है, यानी कि वो मनी सप्लाई को कम करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, क्या लालच देगा, क्या करेगा? सोचो, आराम से सोचना, कोई जल्दबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं, सबका इम्पैक्ट देखना। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सबको एक एक मीनिंग उसका सोचना और फिर आंसर करना मुझे। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट कौन सा होता है? ये पैसा आरबीआई को मिलता है। रिवर्स रेपो रेट वाला पैसा कमर्शियल बैंक्स को मिलता है। ये जितना ज्यादा मिलेगा, कमर्शियल बैंक्स के पास उतना पैसा डिपॉजिट्स रखवाएगा कौन? कमर्शियल बैंक।
जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड्स कम रह जाएंगे या ज़्यादा? कम। वो लोन्स कम दे पाएगा या ज़्यादा? कम। मनी सप्लाई हो गया कम। ठीक है, ऐसे हमें चेक करना है, सक करना है ना, एब्जॉर्ब करनी है लिक्विडिटी। अब जरा रेपो रेट को भी देखते हैं मीनिंग। रेपो रेट क्या होता है, मैं इसको इरेज करती हूं। रेपो रेट क्या होता है, चेक करो बेटा। रेपो रेट, रेपो रेट में आप आरबीआई को पैसा देते हो, यही देते हो ना पैसा। कब देते हो आरबीआई को पैसा? मतलब इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट देते हो। कब देते हो? बोलो ना, कब देते हो इंटरेस्ट? जब आरबीआई को पैसा मिलता है हमारी तरफ से, या वो हमको देता है? आरबीआई हमको पैसा देता है। आरबीआई हमको पैसा देगा तो मैं क्या अपने घर में रख के बैठूंगी उस पैसे को? उससे तो लोन्स बांटूंगी ना। तो क्या लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हुई या और बढ़ गई? और बढ़ गई। समझ पा रहे हो? ऐसे आपको आंसर्स करने हैं, रट्टे नहीं मारने हैं कि मैम ने तो कहा था रेपो रेट इज द फादर ऑफ ऑल द रेट्स, तो कहीं पे भी ढूंढो रेपो रेट को पकड़ लो। नहीं बच्चा, रेपो रेट का मतलब क्या है कि अगर आप रेपो रेट को छेड़ते हो तो बाकी आगे के सारे रेट अपने आप कम ज्यादा हो जाते हैं। पर आंसर्स आपको लॉजिकली करने हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, बैंक रेट तो आज के टाइम का वैसे ही रेपो रेट है, तो ये दोनों आंसर्स तो वैसे ही सिमिलर हो जाते हैं, है ना। और सीआरआर की बात करें, ये रिजर्व रेशियोज है। क्लियर है ये बात? चलेंगे आगे सुनेंगे। नेक्स्ट बताओ बेटा, एमपीसी सेट्स। एमपीसी क्या सेट करता है? एमपीसी क्या सेट करता है? रेपो रेट, पॉलिसी रेट, रेपो रेट। इसका आंसर यही है। 92 देखो, सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट अंडर करंट फ्रेमवर्क इज। ये लीजिए ऑप्शंस, लीजिए ऑप्शंस। यही है इसका आंसर, यही आंसर है इसका। ये एमटीपी के सवाल हैं, बस अभी आप इतने ही कर पाओगे, आगे हमने चैप्टर्स किए नहीं हैं तो हम कर नहीं पाएंगे। ये आपके क्वेश्चंस पूछता है, क्या हम कर पाएंगे? क्या हम इन सवालों के लिए तैयार हो गए? अब देख लो, इंस्टीट्यूट कह रहा है मैं, मेरा लेवल ये है, और अब आप अपना लेवल देख रहे हो। हाँ जी, किसका? रिवर्स रेपो रेट। हाँ जी बेटा, दोस्त का डाउट कि मैम अगर सीआरआर बढ़ेगा, अगर मैम सीआरआर बढ़ेगा तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? रिजर्व्स में पैसा ज्यादा जाएगा। ज्यादा जाएगा ना बेटा, ये तो मैंडेटरी काम होगा, ये काम मैंडेटरी होगा। लिक्विडिटी सक कराने का मतलब, एब्जॉर्ब कराने का मतलब टेम्परेरी चेंजेस लेकर आना। क्योंकि सीआरआर अगर कम ज्यादा हो गया तो अब वो आगे के लिए उतना ही चलता रहेगा एक लंबे टाइम तक। पर अगर आप रिवर्स रेपो रेट, अब ये क्या है, ये तो बैंक टू बैंक की अपनी बातचीत चल रही है। वो उसको लिक्विडिटी कम रहे, इसलिए वो क्या करवाना चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि मेरे पास फंड ज्यादा आ जाए, मेरे पास फंड ज्यादा आ जाए ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए। अब उसको लगेगा कि मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो अब वो रिवर्स रेपो रेट को फिर से चेंज कर देगा। इसमें चेंजेस लाना आसान इतना नहीं होता है। और ये जो चेंजेस होते हैं ना, आप चेक करना घर पे जाके, लास्ट टाइम आपका रेपो रेट कब चेंज हुआ था, ये आप चेक करना। अच्छा, एक काम और करेंगे बेटा, रेट से मुझे याद आया, आप लोग ना सबके रेट्स प्लीज जरूर लिख लीजिए। कौन से रेट? ये सारे रेट्स प्लीज मेंशन करो, अभी के करंट रेट्स मेंशन करो। इस बार ना आईसीआई खेल खेल रहा है, सारे रेट्स लिखे हुए हैं आपने? नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको सीआरआर और एसएलआर लिखवाया था ना, ये वाले पॉलिसी रेट ये लिख लिए थे। अच्छा, जिन्होंने लिख लिया वेल एंड गुड, कुछ बच्चों ने नहीं लिखी है तो प्लीज यहां से मेंशन करो। रेपो रेट, ये सेकंड वाला जरूरत नहीं है। एमएसएफ लिखेंगे, बैंक रेट लिखेंगे और आरआरआर लिखेंगे, ये 3 रेट लिखेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को फिर इस नज़र से देखोगे ना कि सीआरआर को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो भी मनी सप्लाई पे, तो फिर तो बेटा वो बाकी सभी ऑप्शंस में आप ऐसा कर सकते हो। आप आरआर को ज़्यादा कर दो तो भी कम हो गया, समझ रहे हो ना।
तो हमको वो चीज़ देखनी है। हम देखो आरआर को हम और सीआरआर एसएलआर को ऐसे नहीं जो है छेड़खानी करते, वो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर वो वही रहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा बेहतर जो है वो आंसर रहेगा। क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में आपको पता है कि एडिशनल फंड्स हम जमा करवाते हैं, एडिशनल फंड्स हम छोड़ेंगे ही नहीं बैंक के पास कि वो आगे लोन पे दे, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? चलिएगा, लिख लिया आपने? चल, अब दोस्त आपके साथ आई विल बी स्टार्टिंग नया चैप्टर। पूरा फोकस ऑन द स्क्रीन। ये लाइंस कहाँ चली गई? ये क्या हुआ? एक बार बताएंगे क्या करना है? ये वाला था क्या? चलो आ गई, ठीक है। आइएगा, ध्यान देंगे दोस्त, सुनेंगे मेरी बात को। नया चैप्टर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फोकस पूरा यहाँ पे। फिर से मुझे थोड़ा टाइम वर्किंग को समझाने में दो। आज आई विल शेयर विद यू कैसे क्रेडिट मनी इशू होता है, क्रिएट होता है, और साथ में आई विल शेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। वेरी इंटरेस्टिंग, सुनते रहिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। कैन वी स्टार्ट? 90 का आंसर बेटा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अभी आप लोगों के ग्रुप में मैं ये वाले MTP शेयर नहीं करूंगी क्योंकि पूरा कोर्स हुआ नहीं है, और जब कभी आपका मन भी करे देखने का पुराने पेपर्स, तो मेरे बेटा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप जाना वैभव जलान क्लासेस पर। मैंने आपके लिए सारे काम कर रखे हैं, जो मुझसे बन पाया मैंने सब आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान बना रखा है। VJC की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप आइएगा ICI स्टडी मैट पर, आपको जाना है फाउंडेशन पे, आप जाएंगे पेपर फॉर बिजनेस इको पे, आपको सभी RTPs यहाँ मिलेंगे पुराने अटेम्प्ट के। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आप आगे चेक करो ये RTP। चलो मैं एक ओपन भी करती हूँ, ये रहे सारे RTPs, ठीक है। RTP पहले इशू नहीं होते थे इंस्टीट्यूट की तरफ से, सितंबर 24 से ही नए कोर्स में ही RTP इशू होता है। पहले जो है पेपर 3 और 4 बीइंग ऑब्जेक्टिव इन नेचर RTP इशू नहीं होता था, नए कोर्स में ही RTP ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इशू होना शुरू हुआ है। MTPs पे जाएंगे, हर अटेम्प्ट के 2 MTPs इशू होते हैं, सीरीज 1 सीरीज 2। ये सभी सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखेंगे, ये रहा क्वेश्चन पेपर और यही है उसका साथ में आंसर, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे, चेक करवाते हैं हम आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं गई, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स अभी इसके अंदर सितंबर 25 का नहीं है, वो मैं उनको बोल के अपलोड करवा दूंगी। यहाँ पर आप चेक करिएगा। लेटेस्ट से चलो मैं मई 25 का खोल लेती हूँ। ये देखो, ये मेरे हाथ से सॉल्व हुए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं। बच्चों से मांगे थे, दे दो बेटा कोई तो दे दो, तो मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया और मैंने उसको सॉल्व करके वेबसाइट पे अपलोड करवाया हुआ है। ऐसे ही आप किसी भी अटेम्प्ट का देखोगे, अच्छा फिर से वही खुल गया, किसी भी अटेम्प्ट का देखोगे आपको यहाँ पर, अच्छा इसमें इन्होंने सॉल्व वाला नहीं डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। सॉल्व पेपर, उसी के नीचे एक और टैब बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करो, ये रहे सारे सॉल्व पेपर MTP, ये रहा क्वेश्चन पेपर 24 का सॉल्व जो वहाँ पर नहीं था, यहाँ पे सॉल्व आपको पेपर मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और उससे भी बढ़िया बात क्या है कि ये सभी क्वेश्चंस आपकी बुक में ऑलरेडी डाले हुए हैं। द ओनली डिफरेंस इज आपकी बुक में मैंने कैसे डाले हुए हैं, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर का वहाँ डाला हुआ है वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में मिलेगा, और अगर कुछ रह गया है तो कहीं ना कहीं मैंने टेस्ट में पूछ लिए होंगे। मतलब वो चीज़ अगर नहीं भी करोगे ना, उसके बावजूद भी आपकी तैयारी में वो वाले क्वेश्चंस मैंने डलवा दिए हैं। चलेंगे बेटा, अब सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपके साथ ना अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर किया था कि हमारे जो क्रिएटर्स होते हैं मनी के, वो 2 लोग होते हैं। कौन से 2 लोग होते हैं? एक मेरा RBI और दूसरा मेरा कमर्शियल बैंक। RBI मेरे लाल जो मनी इशू करता है उसको मैं हाई पावर्ड मनी, या फिर मैं उसको क्या बोलती हूँ, मॉनेटरी बेस। अच्छा मेरे को ना सोच के बताना, मैं बड़ा एक जनरल सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। मान लीजिए मॉनेटरी बेस जो है वो 1000 रुपये है, क्या बेटा यही मनी सप्लाई भी है?
क्या बेटा यही मनी सप्लाई भी है? ये मुझे जानना है आपसे। क्या यही मनी सप्लाई भी है? ये मनी सप्लाई नहीं है। आपका मॉनेटरी बेस इट इज नॉट एज गुड एज मनी सप्लाई। आप मुझे बताओ बेटा, आज आज सोचने वाली बात है, 500 का नोट दो, कोई वापस कर दूंगी। हाँ चलो, जो भी है, जितने का भी है, छोटा बड़ा वापस कर दूंगी, भरोसा रखो मुझ पे। हाँ बस बस एक ही नोट से मुझे काम चलेगा, थैंक यू। सुनेंगे, 100 रुपए मैं आरबीआई, मैंने 100 रुपए इशू किए, इंजेक्ट किए इकोनॉमी में। ये 100 रुपए ना इनको मिल गए, नाम बोलेंगे, अदिति। अदिति को 100 रुपए मिले। क्या बेटा जरूरी है कि अदिति पूरा का पूरा 100 रुपए का खर्चा एक ही चीज को लगाने पे कर दे? नहीं। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि तोड़ के करें, कुछ भी सिनेरियो पॉसिबल है ना। शायद 100 रुपए एक ही जगह पे दे दिए या फिर टुकड़ों में दिए। 20 रुपए ई रिक्शा के हमने दिए मेट्रो तक जाने के लिए, 15 रुपए मैंने मेट्रो की टिकट खरीद ली, जाते हुए भूख लगी तो मैंने कुछ 15, 20, 30 रुपए का खा भी लिया, क्योंकि मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मैं डिनोमिनेशन उसी हिसाब से ले रही हूँ। ऐसा हो सकता है ना। तो मुझे ये बताइएगा बेटा, मनी सप्लाई तो मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट क्लास याद करो। मनी सप्लाई तो वो होता है जो जनता के पास पैसा इस समय घूम रहा है। ये 100 रुपए, क्या 100 रुपए ने सिर्फ 100 रुपए के बराबर की ही जरूरतों को पूरा किया? मतलब और मैं स्पेसिफाई करूंगी। इन्होंने जब 10 रुपए ई रिक्शा वाले को दिए, मैं इसको ना तोड़ देती हूँ, 2-3 चीजें लिख देती हूँ। 10 रुपए इन्होंने ई रिक्शा पे दिए, इन्होंने उसके बाद क्या किया, 20 रुपए का लेटस से समोसा खा लिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 15 रुपए की लेटस से इन्होंने कहा कि घर में छोटे बहन भाई हैं, चॉकलेट ले जाती हूँ मैं, इतने में काम मेरा चल जाएगा। तो अब यहां पे क्या हुआ बेटा, इनके ये एक्सपेंसेस 3 लोगों की इनकम बन गई ना, 3 अलग अलग लोगों की इनकम बन गई। अब मान लो ये चॉकलेट वाले भैया को 15 रुपए मिले, इसने भी आगे क्या किया, इसने भी कहा घर जा रहा हूं, 5 रुपए का बेटे के लिए मैं चॉकलेट ले जाता हूं। इन्होंने कहा 3 रुपए मेरे भी कहीं पे खर्च हो गए ई रिक्शा में। इन्होंने कहा मुझे भी भूख लगी है, इन्होंने कहा कि मेरी एजी ओजी भी घर में वेट कर रही है, तो चलो उनके लिए भी आज कोई जो है फूल ले जाते हैं। अब समझो हो क्या रहा है, एक बार इकोनॉमी में 100 रुपया आया था, पर जरूरतें देख रहे हो कितनी 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 डिफरेंट पूरी हो गई। आप इन सबको टोटल करोगे क्या 100 रुपए ही रहेगा? नहीं। आप समझो इस बात को, इस 100 रुपए की मैं बिल्कुल बेसिक हिंदी में आपके साथ बात करती हूं। इस अभी प्लीज, मैं कोई यूनिट नहीं पढ़ा रही, मैं आपको समझा रही हूं, प्लीज दोस्त यहां पे सुनो। इस 100 रुपए की औकात क्या 100 रुपए के बराबर की ही है? नहीं। इस 100 रुपए ने 100 रुपए से ज्यादा की वर्थ की सेटिस्फैक्शन मुझको प्रोवाइड करवाई है। मुझको कह लो या जिस जिसके पास भी ये 100 रुपए जिस जिस टुकड़े में पहुंचा, उसकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। क्या मार्केट में 100 रुपए ही बन के गया? नहीं गया। क्या अब आपको यह बात समझ में आई कि मॉनेटरी बेस ऑफ 100 रुपीज इट इज नॉट एज गुड एज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो देखो 10 रुपए के भी हो सकते हैं, 10 टुकड़े हुए हो, इसके भी टुकड़े हुए हो, इसके भी टुकड़े हुए हो। नहीं मैम मैंने तो 100 रुपए एक ही जगह पे दिए। अरे ठीक है तुमने एक जगह पे दिए, पर जिसको मिले वो तो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे खर्च करे, उसने भी आगे टुकड़ों में तोड़ के खर्च किया होगा। आप कोई भी नहीं मैम उसने भी एक ही जगह पे किया, तो बेटा चलो मैंने आपकी बात का मान रखा। तो आप ये सोचो, पहले 100 रुपए ने तुमको 100 रुपए की सेटिस्फैक्शन दी, फिर ये 100 रुपए जिसको मिले उसको 100 रुपए की सेटिस्फैक्शन दी, एक 100 रुपए ने 200 रुपए के बराबर की सेटिस्फैक्शन लाकर दे दी। मनी सप्लाई 200 रुपए है, ये 100 रुपए नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्का? हाँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं जितना आसान बना पाऊँ मैं उतना बनाऊँ। तो हमारा बेटा मॉनेटरी बेस मनी सप्लाई नहीं होता है। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट। आगे सुनना। अब देखना मेरा बच्चा, मैं आपसे ना क्या शेयर कर रही हूँ। मान लो बेटा जी क्या हुआ, इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है मॉनेटरी बेस, फॉर एग्जाम्पल 1000 का। अब मॉनेटरी बेस इंजेक्ट हो रहा है तो आरबीआई पिक्चर में आया होगा। ओके,
अब आरबीआई पिक्चर में आया और मान लो ये पैसे वही अदिति को मिले थे, अदिति ने बैंक में डिपॉजिट कराए। अब बैंक के पास अगर डिपॉजिट आएगा तो फिर वो बैंक आगे लोन पे पैसा बांटेगा। अब क्या 100 रुपए का पूरा 1000 रुपए पूरा बांट पाएगा बैंक पे? अब जवाब दो, क्या पूरा बांटेगा बैंक लोन पर? नहीं बांटेगा। क्या उसमें से काटेगा? रिजर्व्स काटेगा। किस नाम के? सीआरआर और एसएलआर के। अब क्या बेटा सीआरआर और एसएलआर दोनों कटेंगे तो 1000 रुपए पे ही ना? ऐसा तो नहीं है कि 20 रुपए सीआरआर का कटा अब 980 के ऊपर एसएलआर कटेगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिजर्व रिक्वायरमेंट मान ली है कितने की? 10% की मान ली है। ठीक है, ओके। अब अदिति ने क्या किया, मैं अब आगे का काम बेटा शुरू कर रही हूं। पुराने चैप्टर में मेरे बच्चे मैंने जो आपको एक सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाया था ना, आप चेक करो, जो बिल्कुल डे 1 पे मैंने चीजें समझाई थी, ये वाली चीज आप ये चेक करो। ये बैंक टू बैंक का काम चल रहा था, ये क्रिएशन ऑफ मनी था बाय आरबीआई। आज मुझे आपको क्रिएशन ऑफ मनी सिखाना है बाय दिस बैंक। अब मैं इसके आगे की सीढ़ी चल रही हूं। अब ये वाली पिक्चर पीछे रह गई, अब मैं बैंक से बाहर दौड़ रही हूं। अब मैं कमर्शियल बैंक आगे लोगों के साथ क्या करेगा, कैसे पैसे का बंटवारा लोन पे करेगा, हम उसकी वर्किंग कर रहे हैं। क्या आप ये डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं अब एक्चुअल में? पहले मैं यहां 860 पर रुक गई थी, अब ये 860 रुपए लोन पे कैसे जाएंगे ना, मैं उस कहानी को आगे लेके चल रही हूं। इसलिए मैंने चैप्टर्स को उल्टा शुरू किया है कि पहले आपको बैकग्राउंड पता हो, फिर हम आगे सीक्वेंस को बढ़ाएंगे। चलिएगा, सुनेंगे मेरी बात को। तो अब क्या हुआ मेरे बच्चे, मैंने ना मैं हूं बैंक, और बैंक अब कोई भी हो सकता है, कोई भी कमर्शियल बैंक। इस बैंक के पास ना बेटा कितने रुपए आए थे? 1000 रुपए। मैंने माना था कि अदिति ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाया था। अब क्या हो रहा है ना बेटा, बैंक लोन दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है किसको? शुभम को। बैंक लोन दे रहा है शुभम को। मुझे ना आपसे ये जानना है कि लोन कितना देगा, अमाउंट बताओ, कितना लोन देगा? 900। इसमें कोई डाउट? पक्का? सोच लो, ये लोन जा रहा है शुभम को 900 का। अब शुभम भी क्या करते हैं, कहते हैं अरे 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 इतना तो पैसा संभालने की आदत ही नहीं है मुझे। मैं एक काम करता हूं, मैं भी ये पैसा बैंक में डालता हूं, मैं भी ये पैसा बैंक में डालता हूं। ठीक है जी। बैंक के पास, अब कोई भी बैंक हो सकता है, ये उनका अपनी मर्जी, वो किसी में भी डाले पैसा। इन्होंने बैंक में फिर डिपॉजिट करवाया और बैंक के पास अब कितना आया डिपॉजिट? 900 रुपये। मैं मान रही हूँ जितना आ रहा है उतना, ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 900 रुपये बैंक के पास आ गए हैं। अब बैंक फिर से अपने पास इसको रख के क्या करेगा? इसको भी तो आगे कमाई करनी है। ये दे रहा है फिर से किसी और को लोन, ये लोन दे रहा है अनुराधा को। ये वाला बैंक लोन दे रहा है अनुराधा को। बेटा कितना देगा लोन? 810। अब इसके पास तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज 900 रुपए की है ना, तो ये 1000 रुपए कैसे रिजर्व बनाएगा? डिपॉजिट्स के अमाउंट पे ही तो रिजर्व बनता है ना। इसके पास तो डिपॉजिट के रूप में 900 रुपए आया है, इसलिए ये लोन देगा कितने रुपए का? 810 का देगा। लोन देगा 810 रुपए का। अब अनुराधा भी कह रही है अरे अरे इतना पैसा, आदत नहीं है मुझको, तो क्या करूंगी मैं इतने पैसे का? अनुराधा, वो ये तो हाँ हो गया। अनुराधा भी कहती हैं मैं ये पैसा बैंक में जमा करवाऊंगी। फिर से बैंक में आ गया पिक्चर में, बैंक में पैसा जमा करवाऊंगी। अब बैंक को कितना डिपॉजिट मिला? 810 रुपए। अब 810 रुपए इनको मिले और अब फिर से क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या शेयर कर रही हूं? अब ये वाला पैसा बैंक कह रहा है मैंने क्या करना है, मैं आगे लोन दे देता हूं किसी को। अब लोन लेने के लिए आ गए हैं हितेश। हितेश को हमने लोन दे दिया है। बोलो बेटा कितने का? 729 का। क्या ये पिक्चर इट विल कॉन्टिन्यू लाइक दिस ओनली? समझ में आई मेरी बात? मुझे बताइएगा।
आप ना इस बात को जो मैं आपको समझा रही थी ना कि ये 100 रुपये ने सिर्फ 100 रुपये नहीं, उससे ज़्यादा की ज़रूरतें पूरी कर दी, इस चीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा। 1000 रुपये मिले तो अदिति को थे, पर उस 1000 रुपये ने शुभम की, अनुराधा की, हितेश की ज़रूरतें भी तो इसी से ही पूरी होती आ रही थी। समझ रहे हो भाई साहब, मनी अपने आप को कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, आप समझ रहे हो। मेरे केस में मनी को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया था, 200 बना दिया था मैंने उसको, आपको याद हो। इस केस में यही आपको निकालना है, 1000 रुपए ने अपने आप को कितना गुना बढ़ा लिया, कितना मल्टीप्लाई करवा लिया कि इतनी सारी लोगों की जरूरतें पूरी हो गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 5000 रुपए की 5000 रुपए जो है उससे क्या हो रहा है, 5000 रुपये 25,000 रुपये बन रहे हैं। समझना मेरी बात को, 5000 रुपये 25,000 रुपये बन रहे हैं, मतलब 5000 रुपये इंजेक्ट हुए आरबीआई की तरफ से और उसने जरूरतें कितने की पूरी कर दी, 25,000 रुपये। तो मनी ने अपने आप को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स। समझ में आया, 5 टाइम्स। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, ये वाला जो एक सीरीज है, क्या ये बेटा पैसा कम 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 होते होते कभी जीरो पे पहुंचेगा, जीरो पर पहुंचेगा, कभी भी पहुंचेगा, छोटे से छोटा हिस्सा भी जीरो पे पहुंचेगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, जीरो पे कभी नहीं पहुंचेगा, कम 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 होता रहेगा। उस कम का भी तो आगे टुकड़े होते रहेंगे ना, वो कम फिर जाएगा बैंक में, वो कम फिर आगे लोन पे जाएगा, फिर जिसको लोन मिलेगा वो उतना कम हिस्सा फिर बैंक में जमा कराएगा, आगे जीरो कभी नहीं होगा। तो अब यहां पर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कुछ कहानी ऐसी बनी मेरे साथ कहानी कुछ ऐसी बनी, इनिशियल में 1000 रुपये आया, वो फिर 900 रुपये बना, फिर 810 बना, फिर 729 बना, एंड दिस विल गो ऑन फॉर एवर। आपको समझ में आ रहा है, एक जीपी सीरीज बन गई है, मैथ्स पढ़ाऊंगी अब मैं आपको। जीपी सीरीज बन गई है। जीपी सीरीज कैसे, इनफाइनाइट वाली, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला बोलेंगे क्या होता है, a अपॉन 1 minus r, where a is the first term and where r is the rate, मतलब जिसको आप डिफरेंस बोलते हो, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस, जो भी है। मुझे बताओ बेटा, इस केस में मेरे पास सुनने वाली बात है, इस केस में a क्या रहेगा मेरा, 1000 रुपये इज द फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r। आप कॉमन डिफरेंस चेक करो, ये कितना है इसका 90%, ये आगे इसका 90, ये आगे, तो कॉमन रेशियो क्या चल रहा है 0.90, यही चल रहा है ना। कॉमन रेशियो कितना चल रहा है 0.90। आप इसको सॉल्व करके बताओगे मुझे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 10,000, यही आएगा ना सॉल्व करके। मेरी मैथ्स बड़ी खराब है, आप मुझे बताओगे, यही आएगा। यानी कि 1000 रुपये ने अपने आप को 10 गुना मल्टीप्लाई करवा लिया है और 10,000 रुपया बन गया है। समझ में आई। मैं मेरे लाल इसको ना तोड़ रही हूं, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे कैसे मैम, ऐसे कैसे, इस तरीके से। आप मुझसे नाराज मत हो ना, बस ऐसे लिख दूं, इक्वल टू 10,000 चल रहा है ना। यस बेटा, ये 1000 का नामकरण कर सकते हो, क्या था, इनिशियल डिपॉजिट नहीं, सरकारी नाम बोलो, मॉनेटरी बेस। दिस इज 10.10 कह लूं, 10% कह लूं, या 10 टाइम्स कह लूं। ये मैंने इसको R का नाम दिया, दैट इज माई रेशियो। पहले स्मॉल r था कॉमन रेशियो, मैंने 1 माइनस उस स्मॉल r को कैपिटल R से डिनोट किया, एंड दिस कम्स आउट टू बी इस वक्त का मनी सप्लाई। ये जो था 10 टाइम्स, ये जो है भाई 1000 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तभी तो 10,000 आ रहा होगा। दिस इज एक्चुअली योर मनी मल्टीप्लायर।
आप लोगों ने ना बचपन में पढ़ा होगा, मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट होता है 1/r। कितने बच्चों को इसकी डेरिवेशन आती थी? ऐसे होता है, बस पढ़ लिया था मनी मल्टीप्लायर 1/r। सच्ची सच्ची बताना, कितने बच्चों को पता था कि ये 1/r का ये लॉजिक है, ये पूरी बैंकिंग, ये पूरी वर्किंग है? आप मुझे बताओ, पता थी ये बात? एक बच्चे को, और 2 को मान लो, 3 को मान लो, चलो ऑनलाइन भी बैठे हैं वो भी बोल देंगे कोई 2-4। मेजॉरिटी जनता को नहीं पता होती हैं ये चीज़ें। अभी तो मैं आपके साथ जब नेशनल इनकम पढ़ाऊंगी ना, आपको मज़ा आ जाएगा। यूजुअली देखो, फिर से ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सबके साथ ऐसा नहीं होता। यूजुअली स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है, ये ग्रॉस से नेट पे अगर जाना है, इस एरो से माइनस करो, वापस आना है तो ऐड करो, ऐसे गोल गोल कुछ चक्कर चलता रहता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं भी स्कूल में ऐसे ही सीख के आई हूँ। आज समझ में आता है क्या सीख कर आई हूँ, खुद पे क्वेश्चन रेज होते हैं। तो आपको जब मैं सिखाऊंगी ना, कौन सा आपका ये नेशनल इनकम वाला, यू विल एंजॉय दैट चैप्टर। क्लास में आप फॉर्मूले खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी। पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, बेशक आपको लर्न होंगे, अच्छी बात है, अल्टीमेटली वो लर्न हो ही जाएंगे, पर उनका रीज़न क्या है, वही चीज़ क्यों प्लस या माइनस हो रही है, या वही पर्टिकुलर नाम क्यों आ रहा है, फॉर्मूलेज आप बनाओगे मेरे साथ। एनी हाउ, तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने क्या किया, समझने वाली बात है। मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मनी मॉनेटरी बेस इनटू 1/r इज व्हाट, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू मनी सप्लाई। मेरे साथ जरा आप आएंगे वापस बुक पर, चेक करिएगा ऑन पेज नंबर 245। ऑन पेज नंबर 245 क्या बेटा ये यही लिखा है, दिस इज योर मॉनेटरी बेस। इधर स्क्रीन पे देखेंगे, मॉनेटरी बेस इज मॉनेटरी बेस। मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, मनी सप्लाई को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। अब आप चेक करो, क्या मनी मल्टीप्लायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं, मॉनेटरी बेस इक्वल्स टू मनी सप्लाई, फॉर्मूला पहला। और दूसरे फॉर्मूले में मैंने क्या बताया, यही तो 1/r ही तो मनी मल्टीप्लायर था। ऑन नेक्स्ट पेज 1/r is the money multiplier, formula 2, and this is your formula number 3। इसका भी डेरिवेशन देना मेरा काम, रटेंगे नहीं, क्या है ये CREC पता नहीं, हम समझाएंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ 2 फॉर्मूले रखेंगे। कौन से हमने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, कह रहे मैम नहीं पता था। अच्छा चलो गुड, मनी क्रिएशन नहीं पता था, ओके। जब मनी क्रिएशन में पढ़ा था ये नहीं पता था। चलो एनी हाउ, अब आगे सुनो, ध्यान देना। मैंने आपके साथ पता है क्या किया, मैंने आपके साथ एक टॉपिक ही निपटा दिया। कौन सा टॉपिक बेटा, ऑन पेज नंबर 249 बेटा ये पूरा एग्जाम्पल चेक करो। 1000 रुपया आया, 900 बना, उसके बाद आगे गया कितने पे, 810 पे, फिर 719, और अल्टीमेटली 10 टाइम्स इज द मनी मल्टीप्लायर। ये पूरा ताम झाम मैंने आपको यहां पर बनाकर दे दिया। क्लियर है बात? सो मैं तो लॉजिक्स दूंगी, बुक से पेजेस अपने आप निपटते रहते हैं। क्लियर है बात? आगे एक चीज अब और बताऊं आपके साथ, अब और थोड़ा सा शेयर करते हैं, ध्यान देना। आप चाहो तो घर पे इसको पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही बता रखा है 10% निकालो 810 का, 81 हो गया, उसको माइनस कर दो 719 आ जाएगा। ये एक सीरीज़ बन गई है, इसका सबमेशन करोगे विच इज़ इक्विवेलेंट टू ये वो 10,000, कहानी ख़त्म। आपकी इच्छा है यहाँ से टाइम पास करना हो या ये वाला इसको समझना हो, चॉइस इज़ योर्स। चलिएगा आगे सुनेंगे मेरी बात को, ये भी मैंने आपको बता दिया। रजिस्टर्स निकालेंगे, क्वेश्चन दे रही हूं, करके बताएंगे।
मॉनेटरी बेस ओरल भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा भारी सवाल नहीं है, पर मैं स्टिल चाहूंगी लिख लोगे तो बेटर रहेगा, बाद में याद रहेगा कि ऐसे टुच्चे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मॉनेटरी बेस है 5,000 का, मनी सप्लाई है बेटा 25,000 का, कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर। बड़ा मुश्किल सवाल है, ध्यान से, ये तो सीधा ही दिख रहा है, और अगर फॉर्मूले से जिसको रटने की आदत हो वो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। सही है ना जी, ये 5 टाइम्स है, 8 नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम पास एक और करेंगे। मॉनेटरी बेस है 2,000 का, रिक्वायर्ड रिजर्व है बेटा 10%। अब कैलकुलेट करो मनी सप्लाई। अब देखो दो फॉर्मूले थे ना, बच्चे का एक डाउट आ सकता है मैम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो बेटा इंफॉर्मेशन देख के चेक करना कब कौन सा यूज करना है। वहां इंफॉर्मेशन जो थी उस हिसाब से ये फॉर्मूला चिपकाया था, अब इंफॉर्मेशन जो होगी वैसा लगा देंगे। और अब इंफॉर्मेशन क्या कहती है, मॉनेटरी बेस इंटू 1/r इक्वल्स टू मनी सप्लाई। मॉनेटरी बेस 2,000, 1/r मॉनेटरी बेस इंटू 1/r इक्वल्स टू मनी सप्लाई। मॉनेटरी बेस 2,000, 1/r 0.10 इक्वल्स टू मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कितना आ गया 20,000। तो ये आसान था, सिर्फ इसलिए करवाया कि आपको ये समझ में आए वो दो फॉर्मूले में से कब कौन सा इस्तेमाल होता है। अभी तीसरा एक और है, वो भी बहुत सिंपल सा है, हम करेंगे आपके साथ। क्लियर है मेरी ये बात? तो मैंने आपके साथ ये कुछ चीज़ें शेयर करी, आप नोट कर रहे हो या मैं आगे, मुझे बुक यूज़ करनी है, नोट कर रहे हो? करो, जल्दी करो, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कर लीजिए। ये ले लो बेटा। नेक्स्ट 2 डेज में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम मॉनेटरी पॉलिसीज का लास्ट पार्ट शुरू करेंगे, यूनिट 8 का। चलिएगा, ध्यान देंगे अब आगे। अब मेरा सवाल आपसे क्या है बेटा, मेरा सवाल है अगर रिक्वायर्ड रिजर्व, सुनना ध्यान से, रिक्वायर्ड रिजर्व है मेरे पास कितना 20% का, तो मनी मल्टीप्लायर कितना। अब मैंने तीसरा सवाल बना दिया इसी के साथ। अब मैंने क्या किया, सिर्फ आपको आर दिया 20% का, मनी मल्टीप्लायर निकाल के बताओ, जल्दी से बताओ। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे? बोलो, सही बोल रहे हो भाई। मनी मल्टीप्लायर क्या रहेगा इस केस में, अब 1/r रहेगा। r की वैल्यू 1/0.20 रहेगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स। लीजिए बेटा, क्लियर है? क्लियर, ओके। ये सब मनी मल्टीप्लायर है। तो अब ना बड़ी आसान सी चीज है, पर आपको लगती है या नहीं ये आप जज करना खुद से सवाल करके। मॉनेटरी बेस, अब आपको मतलब पता है क्या होता है, क्या मॉनेटरी बेस ही मनी सप्लाई है? अब समझ में आई? अब समझ में आई। जितना मॉनेटरी बेस ज्यादा, मनी सप्लाई उतना ज्यादा। मॉनेटरी बेस जितना कम, मनी सप्लाई उतना कम। भाई अगर उस 1,000 की जगह मैं 1 लाख लिख दूं तो फिर वैल्यूज और आगे लोन पे ज्यादा दिखेंगी, और 1,000 की जगह 1 रुपया इश्यू करूं तो वैल्यूज उस हिसाब से कम दिखेंगी। अगला सवाल, ये बीच में इतना मैंने गैप दे दिया है, उसका क्या रीजन है? मॉनेटरी बेस जितना ज्यादा, मनी मल्टीप्लायर उतना, मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा, तभी तो सप्लाई ज्यादा। भाई मल्टीप्लाई में वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सप्लाई उतनी ज्यादा होगी ना। आज अगर मेरा 1,000 का मॉनेटरी बेस है और मनी मल्टीप्लायर 5 है, तो भैया 5,000 की मनी सप्लाई है। और अगर 1,000 ने 50,000 का मनी सप्लाई क्रिएट कराया, तो मल्टीप्लायर ज्यादा ही होगा ना। मल्टीप्लाई में वैल्यू ज्यादा तभी तो आएगी जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो?
कितने रटोगे आप चीज़ें, ये अब मुझे आप समझाना। अभी रिजर्व्स करके आए, कितने सारे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO में क्या होता है, ये सब पढ़ के आए। अगर आप वहाँ पे भी ये चेक करो कि भैया CRR कम करूँगा बढ़ाऊँगा तो मनी सप्लाई ये होगी, वो कितना लर्न कर लोगे। फिर यहाँ पे अलग रिश्ते आ गए कि मॉनेटरी बेस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर, उतना ज़्यादा मनी सप्लाई। मॉनेटरी बेस जितना कम उतना मल्टीप्लाई करने के लिए कम अवेलेबल रहेगा, मनी सप्लाई उतना कम हो जाएगा। तो अब आप मेरे साथ आइएगा कहाँ पर, ऑन पेज नंबर 246, बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक। बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक पर आप जरा आएंगे और यहीं पर ना आप मेंशन कर लेना, यहीं पे मेंशन करना मॉनेटरी बेस जो लिखा है ना, इसके अलग अलग नाम लिखेंगे। किसके? मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस बोल लो, यानी कि मनी इंजेक्टेड बाय RBI। इनके अलग अलग नाम कौन से होते हैं? मॉनेटरी बेस, हाई पावर्ड मनी, ये दो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। आज हम और पढ़ते हैं कुछ। एक होता है M0, आपने ना M1, M2, M3, M4 पढ़े होंगे। M0 कभी पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। हाई पावर्ड मनी को ही M0 बोलते हैं। जो पैसा इशू RBI करता है उसी को ही हम M0 का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको बोला जाता है बेटा रिजर्व मनी भी। उसके बाद बेटा इसको बोला जाता है और सेंट्रल बैंक मनी भी। नाम बड़े आसान से हैं, नाम जो इशू करता है उन्हीं के ऊपर रखे गए हैं। और लास्ट नाम इसको बेटा बेस मनी भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते होंगे? क्योंकि यही तो बेस प्रोवाइड कर रहा है ना कि आगे चल के सप्लाई कितनी होने वाली है। सो ईच एंड एवरी नेम हैज इट्स ओन इम्प्लीकेशन। डन? लिखा आपने ये बात? जल्दी से बताएंगे। हायर मॉनेटरी बेस, मनी सप्लाई हायर या लोअर? हायर। और मॉनेटरी बेस जितना कम, मनी सप्लाई उतना कम। और बीच में अगर मैं, आपने लिख लिया, ये लाइन लिख ली, तो बीच में आपने शायद लिखा होगा मनी मल्टीप्लायर ज्यादा और सेकंड के लिए मनी मल्टीप्लायर उतना कम, डायरेक्ट रिलेशन है। आइएगा बेटा, अच्छा लिख लो। ऑनलाइन प्लीज दोस्त बता दो जल्दी से। मैम स्क्रीन ब्लर हो रही थी। नहीं बेटा स्क्रीन नहीं ब्लर हो रही थी, एक्चुअली मैंने ग्रीन पहना है ना तो मैं तुमको दिख नहीं रही थी, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे हाथ नहीं दिख रहे होंगे। जब जितना पार्ट पोर्शन ग्रीन का आपको दिखेगा ना वो मैं दिखूंगी नहीं आपको, स्क्रीन ब्लर नहीं थी। एनी हाउ अब ठीक हो गई होगी। चलें, लिखा आपने दोस्त? श्योर? चलेंगे, आइएगा। पहली लाइन तो पढ़ के बताओ कितनी मुश्किल है कितनी आसान है। आराम से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है हमें। मनी स्टॉक, स्टॉक ऑफ मनी, पैसा कितना है, इज डिटर्मिन्ड बाय मनी मल्टीप्लायर, यानी कि मनी अपने आप को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता है अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्रिएट करने के लिए। यही मनी मल्टीप्लायर का काम है। ओके, सो मनी स्टॉक कैसे डिटरमाइन होगा कि मनी मल्टीप्लायर कितना है? और मनी मल्टीप्लायर कम होगा या ज्यादा होगा ये किस पे निर्भर करेगा? शुरुआत में हाई पावर्ड कितना निकल के आया था। समझ रहे हो इस बात को? तो चेन चल रही है पूरी। सो मनी स्टॉक इज डिटर्मिन्ड बाय मनी मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी कंट्रोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि RBI। ठीक है, देखो बेटा अगली लाइन क्या लिखी है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। सुनना ध्यान से। हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई की वैल्यू ज्यादा या कम? हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई की वैल्यू ज्यादा या कम 3 लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। 3 में से पहला हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल बैंक यानी कि RBI,
और इसका कौन सा बिहेवियर बताता है? हाई पावर्ड मनी बताता है। आ रहा है ना समझ? ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट जो हमारे को बताएगा कि मनी सप्लाई कम या ज्यादा, वो बताएंगे मेरे कमर्शियल बैंक्स। भाई ये लोग जितना लोन ज्यादा देंगे मनी सप्लाई ज्यादा होगा, लोन कम देंगे मनी सप्लाई कम होगा। ये तो समझ में आती है। तीसरे होती है जनता, हम और आप। ये भी मनी सप्लाई को इंपैक्ट डालते हैं। कैसे? ये डालते हैं कितना पैसा ये डिपॉजिट करवाते हैं। ज्यादा डिपॉजिट करवाएंगे या डिपॉजिट कम करवाएंगे, उस हिसाब से मनी सप्लाई कम या ज्यादा। तो जब बेटा मैं बात करूंगी सेंट्रल बैंक की, इन लोगों का बिहेवियर साइलेंट है। अब ये लोग बीच में नहीं बोलेंगे, ये लोग बीच में नहीं बोलेंगे। देखो जैसे समझने वाली बात है भाई, कमर्शियल बैंक सॉरी सेंट्रल बैंक ने हाई पावर्ड मनी तो ज्यादा इशू किया, हाई पावर्ड मनी तो ज्यादा इशू किया, तो ज्यादा इशू होने से तो मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। पर बेटा कमर्शियल बैंक कह रहा मैं तो लोन पे नहीं देता, मैं तो ये पैसा ना आरबीआई को कहता हूं मेरा डिपॉजिट रख ले, मैं तो इंटरेस्ट कमाऊंगा, तो लोन तो अब कम दे पाएगा, मनी सप्लाई तो कम हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। इसलिए अगर इसकी बात करोगे तो इसका असर नहीं आएगा, अगर इसकी बात करोगे तो इनका असर नहीं आएगा, इसकी बात करोगे तो इनका असर नहीं आएगा। तीनों में जिसकी बात करोगे उसी के इंपैक्ट को चेक करोगे, अदर टू साइलेंट। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए यहां लिखा है अगर हम बिहेवियर ऑफ पब्लिक और कमर्शियल बैंक को अनचेंज्ड मान ले, तो जितना ज्यादा इकोनॉमी में टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन इकोनॉमी वो डायरेक्टली वेरी करेगा जितना हाई पावर्ड मनी सेंट्रल बैंक इशू करेगी। सिंपल सी लाइन क्या थी? हायर HPM, हायर वुड बी दी मनी सप्लाई, लोअर या लेसर हाई पावर्ड मनी तो लोअर मनी सप्लाई। खत्म कहानी। पूरे पैराग्राफ का 2 लाइंस का निचोड़ बस यही है, इसको आप नोट कर लो। पूरा पढ़ने की एग्जाम से एक दिन पहले जरूरत नहीं है, अभी तो घर पे आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो घर पे, ऐसा मैं मान रही हूं, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। हाँ पढ़ रहे हो ना, चलो गुड। पर एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं आपको नहीं बोलूंगी, फिजिबल ही नहीं है कि एक दिन में आप 2 बुक्स को रीड करो, तो तब ये नोट्स आपको काम आएंगे। तो सेंट्रल बैंक का बिहेवियर बस इतना ही था। क्लियर है मेरी बात? हाँ, श्योर हो? श्योर हो। एक बार अब मैं ये आपको आगे का तो नहीं पढ़वाऊंगी, अभी टाइम भी नहीं है। आपके साथ एक बार मैं शेयर कर लूं कौन सी बात, ये वाली बात, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर ऑन पेज नंबर 245। एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और नहीं पढ़ रहे, सुनेंगे। मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई, बोलो ना नाम क्या होता है? मॉनेटरी बेस, ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। ये तो रिवीजन चल रहा है अब आपका, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ चुका है। आगे ये तो बात हुई किसकी? आरबीआई की। अब बैंक्स लिखा है तो क्या आरबीआई होगा या कमर्शियल होगा? कमर्शियल। और कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं? लोन्स देकर। एक बैंक लोन देता है या इन्वेस्ट करता है अपने एक्सेस रिजर्व्स को टू अर्न इंटरेस्ट। बैंक क्यों लोन दे रहा है? उसको इंटरेस्ट की कमाई होगी। बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है लोन देके जनरल पब्लिक को, और बैंक का दूसरा इंटरेस्ट की कमाई का जरिया क्या है? अपने एक्सेस फंड्स को आरबीआई को दे दे। मनी क्रिएट ही तो हो रहा है, ये भी मनी क्रिएट हो रहा है। तो अब लोन्स पे कैसे क्रिएट हो रहा है पैसा, इस चैप्टर में बताया। और एक्सेस रिजर्व्स को डिपॉजिट करके क्या कमाता है? रिवर्स रेपो रेट कमाता है। वो पिछले चैप्टर में सीख कर आ गए। तो मनी ही तो क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो मनी ही तो क्रिएट हो रहा है आपके। आगे कहते हैं अगर मॉनेटरी बेस, आगे पढ़ना मत, जितना मैं बोल रही हूं ना बस उस पर फोकस करो।
मॉनेटरी बेस अगर 1 रुपए से बढ़ता है तो बेटा बोलने का मेरी बात, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं, मेरी रिक्वेस्ट है बुक से नहीं पढ़ना। अगर मॉनेटरी बेस 1 रुपए से इंक्रीज हुआ है, मनी सप्लाई पहले तो बताओ इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज ही होगा। अब मुझे ये बताओ 1 रुपए से ज्यादा होगा, 1 रुपए से कम होगा, बराबर होगा, या एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। समझ में आएगी होगी ना ये बात? अभी तो देखा 1,000 रुपये आया था, पहले 810 बना, नहीं 900 बना, 810, 729, ऐसे 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 वो बनता जा रहा है। कह रहे 1 रुपया इंक्रीज इन द मॉनेटरी बेस मनी सप्लाई को इंक्रीज करवाता है बाय मोर देन 1 रुपी। मान लीजिए बेटा जी 1 रुपया 6 रुपया बन गया, तो ये आपका मॉनेटरी बेस, ये आपका मनी सप्लाई, ये बीच का कितना गुना है? 6 टाइम्स है। ये क्या हुआ? मनी ने खुद को तो ये इंक्रीज कितने रुपए का है? रुपए का कितना? 5 रुपए से इंक्रीज हुआ, 6 टाइम्स हुआ, पर इंक्रीमेंट कितना है? 5 रुपए का। ये जो इंक्रीज हुआ है मनी सप्लायर में, किसकी वजह से? मनी मल्टीप्लायर। आई होप दिमाग में घुस गया है, बैठ गया है। कुछ रीजन ही होता होगा बेटा कि चैप्टर की शुरुआत कहीं होती है, मैं कुछ पढ़ाती हूँ बीच से, कुछ रीजन ही होगा। वो रीजन यही है कि बीच बीच में चीज़ों को लगा रखा है। अब मैं अगर इनिशियल से पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा, आएगा समझ, पर उन वर्ड्स में भी समझाना मुझे यही पड़ेगा क्योंकि वो वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ फिलहाल वही सीक्वेंस करेंगे, पर आप जब अपनी प्रैक्टिस बाद में करोगे, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद या टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करोगे, आप अपना स्टार्टिंग से रिवाइज करोगे, क्योंकि तब तक तो आपको फिर उस वर्ड का मीनिंग पता चल चुका है ना। आज अगर मैं मॉनेटरी बेस्ड पॉलिसी वाले टॉपिक की बात करूं, हमने वहां पे पढ़ा है कि इन्फ्लेशन लो हो, स्टेबल हो, ये काम वो ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी कर सकता है। तो अब जब आप पढ़ रहे हो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि ओएमओ होता क्या है। तो जब आप अपनी तैयारी करोगे, आपको तो वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ना है टेस्ट की तैयारी के लिए, पर जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं खोज खोज के ढूंढ के टॉपिक्स निकालूंगी कि जो बेस सेट आपका कर दे। क्लियर है ये बात? तो आज की क्लास को मैं यहीं वाइंड अप कर रही हूँ, कल फिर इसके आगे और पढ़ेंगे, ठीक है? इसके क्वेश्चंस भी हम कल देखेंगे। अच्छा एक चीज, एक सवाल, ज्यादा नहीं, बस एक सवाल बस। पहले पता नहीं मिलेगा भी या नहीं, दुआ करो ना मिले, मिल जाएगा, उम्मीद तो नहीं लग रही। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बताना जरा। रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज ऑल ऑफ द अबव, है ना? ऑल ही था ना? हाँ, आपने ऑल पढ़े नहीं होंगे ना, आपने पहले पे ही देख लिया होगा। हाँ, ये बताओ मल्टीप्लायर की वैल्यू बताओ। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर में ना फर्क होता है, क्या होता है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए मल्टीप्लायर पढ़ना है अपने को। मल्टीप्लायर बताओ, अगर रिजर्व रेशियो 50 है, 1/0.5, भाई 1/R से ही तो निकालोगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? एग्जाम का सवाल है, ठीक है? 7th बताना, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। भाई मॉनेटरी बेस जितना ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, ये कम तो ये कम, बाकी क्या होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। आंसर इसका यही है, ठीक है जी? और बाकी सबके साथ ना वो इनवर्सली रिलेटेड है। वैसे भी कहीं पे भी कोई डाउट हो प्लीज मुझसे आप शेयर कर सकते हो, अकेडमिकली पर्सनली कुछ भी शेयर करना है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑनलाइन कॉपी पेस्ट। ओके, चलो, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।